शिवा जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज के हमारे स्पेशल एवं ख़ास मेहमान कौन है आप लोग हमारे थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे। तो आज हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मान्य दादा राधेश्याम काकुड़िया जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। दादा शिवा जोहार। शिवा जोहार, शिवा जोहार। जो कि साथियों हर एक चीज़ के पीछे बहुत बड़ी संघर्ष होती है। आज आप लोग दादा को बहुत लंबे समय से आप लोग जान रहे हैं इनके संघर्ष को, पर इनका वास्तविक संघर्ष क्या रहा, जो आप सामाजिक संघर्ष देख रहे हैं, पर दादा का जो व्यक्तिगत संघर्ष क्या है उसको आप लोग नहीं जानते होंगे। तो हम तमाम सारी बातों को हम लेकर हम अभी चलेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये दादा का इंटरव्यू हो रहा है तो इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे हम, है ना, पर्सनल जीवन क्या है, तो इस विषय में ही चलते हैं। तो दादा तो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पर्चे को छोड़ते हैं और हम चलते हैं सीधे परिवार के ओर। तो दादा आप अपने परिवार के बारे से बताइए। सभी साथियों को जय शिवा, जय गोंडवाना। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है किसान से है, हम किसान हैं। हमारे घर में जो है मेरा मूल जो नेटिव प्लेस है वो है जिला सिवनी के धनोरा ब्लॉक में, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है टिघरा करके बोलते हैं। वहाँ पे हमारे दादाजी रहा करते थे। हमारे पिताजी 4 भाई 5 भाई होते हैं पिताजी मिला के, लेकिन हमारे पिताजी उस समय में जमीन जो थी कम थी, और उस समय में जो बांध बन रहे थे, जैसे वो संजय सरोवर बांध जो है भीमगढ़ डैम में, तो वहाँ पे काम करते थे डेली वेजेस में। फिर इसके बाद में बरगी, जो जबलपुर बरगी है, तो जबलपुर बरगी बाद में वहाँ पे नौकरी में आ गए। फिर इसके बाद में इरिगेशन डिपार्टमेंट में उनका नौकरी लगा। और मेरा भी जन्म जो है शहर में ही हुआ है, बरगी नगर में मेरा जन्म हुआ, वहीं पे लालन पालन हुआ। पढ़ाई भी हमने कुछ पढ़ाई वहाँ पे की। फिर इसके बाद में हमारे बड़े पिताजी हैं भीमगढ़ कॉलोनी में, उनके यहाँ 5वीं तक पढ़ाई की, और फिर इसके बाद फिर वापस आ गए। और हमारे परिवार में हम जो है 5 भाई होते हैं, जिसमें से हमारे 2 भाई खत्म हो गए। मैं सबसे छोटा हूँ घर में, और सभी भाइयों की शादी हो गई है, और अभी मैं जो हूँ अनमैरिड हूँ, अभी शादी नहीं कर पाया हूँ समाज की सेवा में। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, मैं जो है बरगी नगर से पढ़ा हूँ, वहाँ पे मैंने 12वीं की है हितकारनी से। फिर इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने बीकॉम किया है। और बीकॉम करने के बाद में मैंने जो है फिर आगे की पढ़ाई जो है मैंने बाहर की है। और फिर इसके बाद में 2010-11 के बाद में फिर हमने जो है यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी की तैयारी में 13 तक हमने यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ, और उस पे जो है मेरा जो सब्जेक्ट था, बहुत प्रिय सब्जेक्ट था, फिलोसॉफी। अच्छा, फिलोसॉफी। हाँ, फिलोसोफिया। तो उस पे डेकार्ड को पढ़ने के लिए मिला, अरस्तु को पढ़ा मैंने, और बहुत सारे दार्शनिकों को पढ़ा। जहाँ से पुस्तकीय ज्ञान खत्म होता है, वहाँ से फिलोसॉफी चालू होती है। अच्छा। चीजों को समझना चालू होता है। तो मेरा जो मैं व्यक्तिगत बोल सकता हूँ कि मेरी जो समझ है, और जिस एंगल से मैं चीज़ों को देखता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है ये पढ़ाई का जो स्तर है उस पर मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला। इसीलिए मैं सभी आदिवासी समाज को और सभी जो है गोंडियन समाज को, गोंदोला समाज को मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी जो है अध्ययन करें, पढ़ाई करें। शिक्षा को जितना अच्छा तरीके से आप ग्रहण करेंगे, मात्र जो है नौकरी में जाने के लिए या किसी जॉब में जाने के लिए या किसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बस नहीं पढ़ना है। हमको वास्तविक शिक्षा जो होती है, हमारे बुद्धि के प्रखर को बनाना, हमारे बौद्ध को जो है बुद्धि के विकास को स्तंभ तक जाने के लिए हमें जो है शिक्षा अध्ययन करनी चाहिए। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो शिक्षा थी यूपीएससी की, मैंने जो पढ़ाई की है, 23 सब्जेक्ट थे, 23 सब्जेक्ट थे, उनमें पढ़ा। और फिर इसके बाद में जो है मैं बेंगलोर में रहा, श्री रविशंकर जी महाराज के साथ में आर्ट ऑफ लिविंग में। तो वहाँ पे भी जो है 36 डिपार्टमेंटों में मैंने काम किया, जैसे रूरल डेवलपमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इंडस्ट्रियल है, फिर योगा एंड मेडिटेशन, ध्यान, बहुत सारी चीज़ों में हमने जो है समय, प्रकृति ने जैसा समय दिया उस हिसाब से जो है जगह जगह घूमने का भी अवसर मिला, देश विदेश भी घूमे। और उन सभी चीज़ों को देखने के बाद में जो है मैं 2017 में मध्य प्रदेश में वापस आया हूँ।
अच्छा, जैसे दादा आपने कहा कि आप एजुकेशन के बात को लेकर आप बताए तो बहुत अच्छा लगा हमें कि आप इतने शिक्षित। आजकल का हम देखते हैं कि नेता पढ़े लिखे नहीं होते अधिकतर लोग, है ना। तो आप, हमें ये खुशी होती है कि हमारे बीच में आप ऐसे हैं कि आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और आपने कहा कि यूपीएससी, तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके थे, तो फिर कैसे सर्विस नहीं की आप? नहीं, एक्चुअली क्या था, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट था और मुझे जो था एक चेयर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा। मैंने बहुत सारे, क्योंकि मेरे परिवार में भी, हमारे यहाँ जो बड़े पिताजी हैं सेल टैक्स कमिश्नर रहे, मेरे यहाँ चाचा जी हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। तो मेरे परिवार में श्याम कुमरे जी, जो नाम सुने होंगे, बिल्कुल, वो भी आईएएस रहे हैं। तो मैंने सबके जीवन को बहुत अच्छे से नजदीकी से देखा है। लेकिन मेरा जो झुकाव था वो समाज की तरफ था, अपनी इतिहास की तरफ था, अपने इतिहास को किस तरह से स्थापित करना है। जब मैं फिलोसफी पढ़ा तो मैंने जो है गौतम बुद्ध को पढ़ा, सिद्धार्थ को पढ़ा, तो उन्होंने भी अपने राजपाट को छोड़ के समाज की सेवा की। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद मैंने जो है टंटिया मामा को पढ़ा, बिरसा मुंडा को पढ़ा, तमाम जब मैंने आदिवासी क्रांतिकारियों को पढ़ा, और ये मैंने जो है इनकी पढ़ाई जो है क्रांतिकारियों की और गोंडवाना के इतिहास को जब 2017 के बाद आया तब से मैंने पढ़ा। इसके पहले मैं गोंडवाना के इतिहास को नहीं जानता था, मैं सही बोल रहा हूँ। उस समय मैं वेद, शास्त्र, पुराण, वेद ये सब पढ़ता था, तो हिंदू कल्चर में मैं भी लिप्त था। लेकिन जब मैं अपनी संस्कृति को जाना, अपने इतिहास को जाना, तो मैंने उसको तिनके के समान उठा के फेंक दिया। अच्छा, आप जो लिप्त थे तो फिर कैसे आप हमारी संस्कृति के ऊपर आपको रुझान हुआ? मैं एक्चुअली क्या था, मैं बाहर ही रहता था। तो मेरी माँ ने एक छोटा सा शब्द बोल दी कि जब मैं मरूंगी तो तुमको मेरे चेहरा तक देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उस माँ के वचनों को, क्योंकि मैं जब पिताजी मेरे जब खत्म हुए थे, एक्सपायर हुए थे, तो उस समय मेरा भाई जो था तुलसीराम ककुड़िया जी, जो अभी बिलासपुर में सर्विस में है, तो वो उस समय गुजरात में काम कर रहे थे। जब पिताजी एक्सपायर हुए थे तो उनको उनका चेहरा तक देखने नहीं मिला था। तो वो वाकया मेरे को याद आया, तो मैंने फिर जो है बाहर रहना जो है अच्छा नहीं समझा। और मेरी माँ के वचनों की, जिसने मेरे को पैदा किया, यदि मैं उनके वचनों को पूरा नहीं कर पाया, यदि उनके शब्दों में मैं अपने नहीं कर पाया, तो मेरा करोड़ों रुपए कमाना, देश विदेश घूमना कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं। और सबसे अच्छी बात मैं आप सब लोगों के बीच में बता दूं कि मेरा जो परिवार है, मेरे परिवार ने कभी समाज सेवा के लिए मुझे कभी नहीं मना किया। आज इवन मैं अभी तक जो है शादी नहीं किया हूँ, तो शादी के लिए प्रपोज करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जीवन साथी जो है मुझे ऐसा चाहिए जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व हो और समाज के लिए जिए और समाज के लिए मर जाए। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, और वो जीवन साथी कहीं ना कहीं मिलेगा, प्रकृति ने कहीं ना कहीं खोजा होगा। और दूसरा चीज़ है कि परिवार की तरफ से कभी हमें कोई फोर्स नहीं किया गया कि यार तुम ये मत करो, वो मत करो। पहले बोलते थे, जब पढ़ाई एजुकेशन करते थे तब बोलते थे कि तुमको नौकरी करना है, ये करना है। लेकिन मेरा जब रुझान उन्होंने देखा, मेरे बड़े भाई साहब ने मेरा रुझान देखा, तो हमेशा मेरे बड़े भाई साहब तुलसीराम ककुड़िया जी ने जो है मेरा सपोर्ट किया, घर से भी सपोर्ट किया। घर में ज़्यादा नहीं है तो तकरीबन जो है 7-8 एकड़ खेती है, तो वो खेत में भी मैं नहीं जाता हूँ। मेरे चाचा लोग मुझे डांटते हैं कि भाई थोड़ा सा खेती बाड़ी में भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ बड़े वाले भाई साहब जो है एक्सपायर हो गए, उनके 4 बच्चे हैं, तो बड़ा वाला बेटा जो है पूरी खेती देखता है। हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं पूरा समय जो है 24 आवर्स जो है समाज के बीच में रहता हूं। बिल्कुल दादा, वो तो दिखता है। समस्याओं को जो है सुलझाने का प्रयास करता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि हर एक घर मेरा है, हर एक जमीन मेरी है। मुझे कोई भी तकलीफ होगी तो समाज खड़ा रहता है। और वाकई में इस समाज के लिए जब आप काम करोगे, समाज के लिए जब सेवा करोगे, जैसे अब मैंने जय सेवा जय बड़ादेव जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी को देखा, उनको मैंने अध्ययन किया 2017 में जब आया। 18 में दादा हीरा सिंह मरकाम जी एक्सपायर हुए, उससे पहले मैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी से मिला था 2003 के आसपास। लेकिन उतना रुझान नहीं था। मैं बिलासपुर में था, बिलासपुर में भी कई बार जो है दादा हीरा सिंह मरकाम से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उतना समाज के प्रति रुझान नहीं था। जो बोलना सही बोलना। लेकिन जब सोशल वर्क में आया, जब सारा चीज को देखा, फिर इसके बाद जब दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरित्र को देखा, विचारों को देखा, मोती रामण कंगाली जी को मैंने पढ़ा, कोया पुणे में पढ़ा, तब मैंने अपनी संस्कृति संस्कार को जानने का, नजदीक से जानने का प्रयास किया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं फिलोसफी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं लिखित चीज में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अनुभव में ज्यादा विश्वास करता हूँ। और जैसे आपने कहा कि मेरे चाचा भी सर्विस में है, भैया भी सर्विस में है, तो जैसे पहले आपको नहीं कहा कि भाई
यार तुम कहाँ जाओगे राजनीति में, है ना भाई, सर्विस का राजनीति में बहुत सारे फंडा होते हैं, तो ये नहीं बोले। और फिर एक बात और है, मैं साथ में 2 क्वेश्चन करूँगा। और आपका रुचि राजनीति में कैसे पड़ा? राजनीति एक बात है, राजनीति करना और समाज में अलग रूप से काम करना, 2 चीज़ें हो गए, है ना। तो आपका राजनीति में कैसे रुझान बढ़ा? देखिए, जब मैं 2017 में वापस आया तो फिर मैंने जो है खेती करके देखा। मैं कभी खेती नहीं किया था। अच्छा। बता रहा हूँ, बस गाइड करता था। लेकिन जब 2017 में आया तो पहली बार मैंने खेती किया, पराहा लगाया। अच्छा। तो मैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं हमेशा जूते मोजे में रहता था। जब खेत में घुसा तो जब किसानों का दर्द समझ में आया। हाँ बिल्कुल। जब किसानों का दर्द समझ में आया, क्षेत्र में जब घूमा, जब मेरे यहाँ बड़े पिताजी अर्जुन सिंह काकुड़िया जी 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं क्षेत्र में घूमा। तो मैंने कई जगह, जब जहाँ बड़े पिताजी नहीं जाते थे तो मैं जाता था, तो मुझे ही जो है काकुड़िया जी करके रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा। तो वहाँ पे लोगों के दुखों को देखने का मेरे को अवसर मिला राजनीति में, कि किस तरह से राजनीति। तो वहां से जो है राजनीति में उतरने का जो है मेरा विचार बना। और 2019 में मैंने मंडला लोकसभा सांसद का चुनाव के लिए मैंने नॉमिनेट किया था, नॉमिनेशन डाला था, लेकिन मैं उस पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अच्छा, आप पार्टी कब ज्वाइन किए थे? साथ में पार्टी में जो है तकरीबन 2000। अच्छा, क्या कहानी रही? कहानी सही बताइए आप ना। कहानी ऐसी थी कि देखिए, कि जब उस समय मैं, जब राजनीति की बता रहा हूँ, जब राजनीति में मैं जब घूमा, क्षेत्र में घूमा तो मैं पूरा 108 देश घूमने का अवसर मिला। फिर भारत देश के बहुत सारे राज्यों को मैंने घूमा। और जब मध्य प्रदेश में आया तो मध्य प्रदेश की स्थिति, मेरे को राजनीति की स्थिति थोड़ी कमजोर लगी। और मैं 3 पहलुओं में काम करता हूँ। पहला मेरा पहलू है सामाजिक, हाँ। दूसरा पहलू मेरा आर्थिक, और तीसरा पहलू है राजनीतिक, हाँ। ये 3 पहलू में मैं काम करता हूँ। और चौथे पहलू की मैं चिंता नहीं करता। ठीक है। जब मैंने अपने इतिहास को पढ़ा, संस्कृति को पढ़ा, मोती रावण कंगाली जी की कोया पुनम को पढ़ा, फिर हमारे परिवार में जो है अंकुश पूसाम जी, हमारे मौसे जी हैं, मासाप हैं, और संतोष पूसाम जी हैं, एक हमारे लुटमारा में संतोष पूसाम साथी हैं। उन सब लोग के साथ में रहा। तो फिर इन लोगों के, हमारे जो पारिवारिक परिवेश था, तो उनका जो था, ये अपनी संस्कृति के प्रति बहुत झुकाव था। फिर इसके बाद में मैं जो है कई बार कैडरों में जो है बिरसा ब्रिगेड के कैडरों में गया। ठीक है। वहाँ झनकू कुमरे जी थे, देव सिंह कुमरे जी थे, इनके साथ में भी मैंने देखा। तो जब कैडर में गया तो बहुत सारी चीजें तो मैं जानता ही था, लेकिन कैडर में गया जब, वहां से भी कुछ चीजें सीखा। तो जब इसके साथ में समाज को मैंने देखा, समाज की स्थिति परिस्थिति को देखा, तो वाकई में हमारे समाज में 2-3 चीज की कमियां हैं। सबसे पहला चीज तो है कि हमारा समाज नौकरी की ओर ज्यादा बढ़ता है। जो आरक्षण है, आरक्षण की ओर ज्यादा बढ़ता है, नौकरी की तरफ बढ़ता है। और जैसे नौकरी में जाता है तो जिस समाज के सामाजिक परिवेश के कारण उसको आरक्षण मिला है, उससे दूर हो जाता है। बिल्कुल। जैसे आज मैं था, मेरे परिवार में सब लोग सक्षम थे, ठीक ठाक थे। मैं बाहर निकल के फिर मैं हिंदू परिवेश में आया। ठीक है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हिंदू परिवेश में आया। लेकिन जब मैं सच्चाई को जाना, हकीकत को जाना, जब मेरे को बोध हुआ, तो मैंने सब चीज को तिनके के जैसे फेंक दिया। मेरे घर में आप जाएंगे तो एक भी जो है हिंदू कस्टम का एक भी चीज मेरे घर में नहीं देखेंगे। इवन जो मेरी माता जी थी, बड़ी भक्त थी, बहुत सारे चीजें तो सबको उठा के फेंक दिया। बहुत सारे मेरे घर में भी विवाद हुए, लेकिन नहीं, कोई सब चीज ठीक हुआ। दूसरा चीज है कि बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने जीवन में, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मुंडा संस्कार होता है, कुंडा संस्कार लास्ट में, तो मेरे जब भाई साहब खत्म हुए थे, तो मैंने अपनी पूरी रीति रिवाज के साथ में गोंदोला व्यवस्था, गोंदोला कल्चर, गोंडियन कल्चर से किया था। तो हमारे ही गांव के जो झारिया समाज के लोग थे, है ना, वो खाना खाने नहीं आते कि आपने मुंडन नहीं कराया है। अच्छा। आपने जो है वो क्या बोलते हैं, मिट्टी को लेके जलाए नहीं आपने, तो हम आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये हमारी संस्कृति है, तुमको खाना है तो खाओ, नहीं मत खाओ। मैं अपनी संस्कृति से समझौता नहीं कर सकता, इतना मैं कट्टर हो गया। बिल्कुल। फिर इसके बाद जब मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, आपने देखे होंगे मैंने बाल नहीं कटवाए, क्योंकि हमारी संस्कृति में नहीं, लेकिन नैंग जरूर दिए थे। कलगी के बाल हमने दिए, कलगी के बाल हमने दिए थे। और पूरा हमने जो है 18 आड़ा को मान के, और हमने जो है खूर गड़ा के जो है बकायदा खिचड़ी छिटक के जो हमारी रीति रिवाज होता है। और मैंने ये बोला था कि सगा समाज से ही मैंने ये बोला था कि भाई मैं आपको खिलाने के सक्षम में नहीं हूँ।
ठीक है। तो आप जैसे हमारे पुरखे की व्यवस्था थी कि भाई आप जो भी सीधा दोगे उस पर जो भी घटेगा बढ़ेगा, मैं जितना मेरे पास रहेगा मैं उतना लगाऊंगा, और जो भी रूखा सूखा बनेगा आपको खाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सगा समाज आया, उसने मदद भी किया और बड़े अच्छे से जो है फिर उस समय में जो है पूरे झारिया लोग भी आए है ना, पूरे गांव के लोग भी आए, गांव के लोगों ने भी सहयोग किया और उसको माना कि मैंने बोल दिया ना कि भाई देखो हमारी संस्कृति हमारे संस्कार जो है आदिवासी गोंदोला कस्टम के हैं, सिस्टम के हैं, तो भाई हम अपने कस्टम सिस्टम में कर रहे हैं। भाई आप यदि मुंडन करते कुछ करते, लेकिन आदिवासी आता है आपके यहाँ बैठता है खाता है ना, तो भाई भूखा थोड़ा ना, वो तो आप सबको मान सम्मान दे रहे हैं। तो आदिवासी गोंडियन कल्चर जो है वो सबको सम्मान करती है, लेकिन इसका कोई सम्मान नहीं करता। ये बड़ा दुख का विषय रहा मेरे जीवन में। इसीलिए मैं जो है अपने जीवन को परिवर्तित करके पूरे समाज के लिए और इस व्यवस्था को पूरा जो है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि जिस तरह से हमारे जो है महापुरुषों ने, चाहे हम मोती रामन कंगाली की बात करें, चाहे हम हीरा सिंह मरकाम की बात करें, या उससे पहले की बात करें, जन आंदोलन की बात करें, जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात करें, तो टंटिया मामा की बात करें, या बिरसा मुंडा की बात करें, या बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, और उससे पीछे की बात करें तो राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की बात करें, रानी दुर्गावती की बात करें, हमारे प्रवीण चंद्र भंजदेव की बात करें, फिर और उससे पीछे जाएं तो जब हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं और इतिहास के पन्नों से हटके जब हम जो है हमारे वास्तविक प्राकृतिक नेचर में जाते हैं, तब हमको मिलता है कौन? हीरा सूका लिंगो, पहांदी पारी कुपार लिंगो, दाई रायतार जंगो का इतिहास। और जब उससे और पीछे जाते हैं तब मिलता है शंभू शेख का इतिहास। ये हमारा बॉटम है, ये हमारी वंश बेल है, वंश दाई है। यहाँ से हमारे कुलमा का जन्म हुआ, यहाँ से हमारा इतिहास, वैभवशाली इतिहास, टोटमिक इतिहास, हमारा जो वंश का है, कल्चर का है, कुल का है, यहाँ से मिलता है। तब मैं यहाँ तक घुसा। अच्छा दादा, जैसे हम आपसे कई बार पर्सनल रूप से बैठते भी हैं, बीच बीच हम कैडर भी आपके सुनते हैं, बैठते हैं, और कई बार हम जैसे दादा हम कई बार आपके कैडरों में शामिल होते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मिलते हैं, तो हम आप ये समझ नहीं लगता हमें कि भाई आप नेता हो या फिर वैज्ञानिक रूप से हो, क्या हो, मुझे समझ नहीं लगता। पर भाई आपने एक बात और पहले कहा था कि मैं पहले हिंदू संस्कृति में लिप्त था और वैसे संस्कृति में मेरा पालन पोषण हुआ, तो अभी आप को देखते हैं तो आप गोंदोला व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, हमारे पुरखोती व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, पर आपको हमारे पुरखोती व्यवस्था पर रुचि कब से आया और इसे सजोए रखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? देखिए, मैं बताया ना, जब मैं 2017 में वापस आया है ना, तब भी मैं अपने गोंदोला व्यवस्था में नहीं था। फिर धीरे धीरे जब 18 में चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, फिर मैंने जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, किस सन में किया था? मैंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आई थिंक 2020-21 के आसपास में चालू किया था। अच्छा। और 2021 में जो है मैंने फिर अपनी आदिवासी कोयतुल किसान मजदूर संघ गोंडवाना कृषि उत्पादन कंपनी भी चालू किया था किसानों। मैंने बताया ना, मैं 3 आयामों में काम करता हूँ: सामाजिक न्याय व्यवस्था, सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता और राजनीतिक न्याय सत्ता। यदि गोंदोला व्यवस्था को समझना है, यदि गोंदोला व्यवस्था को स्थापित करना है, तो आपको 3 लोगों को चलना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है हीरा सूका लिंगो, जो मुठुआ व्यवस्था को स्थापित करता है, मतलब हमारी गोठुल व्यवस्था, ज्ञान मार्ग जिसको बोलते हैं। और एक होता है कुपार लिंगो। कुपार लिंगो मतलब होता है हमारा कर्म मार्ग, जो पारी व्यवस्था को स्थापित किया, कर्म मार्ग। और तीसरा होता है हमारा दाई रायतार जंगो। तो हमारी संस्कृति में तीनों का मिलान है। अच्छा, ठीक है ना। पहला मुठुआ पुनेम, जब तक हम जो है ज्ञान को सीखेंगे नहीं, जिस तरह से मेरी बात करूं तो मैं ज्ञान को सीखा, मैंने पढ़ा, अध्ययन करता हूं, मैं प्रकृति को देखता हूं, नेचर को देखता हूं, मैं ये कुछ पुस्तकों से लेता हूं और पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैं फिर प्रकृति से मिलान करता हूं। जब तक मेरे जीवन में अनुभव नहीं आता तो मैं किसी भी बात को नहीं बोलता। जैसे मुर्गा बोल रहा है, उठ रे गोड़, ठीक है ना। तो ये जो मुर्गा है उसकी आवाज से तो कम से कम जितने भी गोंड हैं, 12 तरह के जो गोंड गुआरी, उनको उठना चाहिए और अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगना चाहिए। बिल्कुल। मुर्गा सिखाता है, सुबह सुबह प्रकृति सिखाती है। आप और जंगल में जाएंगे तो एक और जो है अक्को काको एक चिड़िया बोलती है। हाँ, बोलती है ना। जाएंगे, देखो फिर से बोला ना, बोला। तो वो संदेश दे रहा है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन है, हमारे जो पढ़े लिखे हैं, मात्र वो पुस्तकी ज्ञान को देखते, प्रकृति को देखते ही नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्रकृति के अनुसार से चलना चाहिए, आपको पुस्तकवादी नहीं बनना है।
पुस्तकवादी में जिसने जो लिख दिया आपने वही मान लिया, आपके अनुभव में कुछ आया ही नहीं है। इसीलिए जो गोंडोला व्यवस्था की बात करते हैं, गोंडियन समुदाय की बात करते हैं, तो ये प्रकृतिवाद से चलता है और प्रकृतिवाद जो है अनुभव से चलती है, साक्षात्कार से चलती है। तो मेरे जितने भी सगा समाज है जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे आग्रह निवेदन करूंगा तो अपने जंगल में जाएं, जंगल की वनस्पतियों को देखें, उन अपने पेड़ों को गले लगाए, उसको महसूस करें, उसकी धड़कनों को महसूस करें। जंगल में जाए, पक्षियों को देखें, पक्षी क्या बोल रहे हैं, क्या, क्योंकि हमारी जो बोली है वो पक्षियों से चालू हुई है ना। तोता बोलता है, मैना बोलता है, गुटुरगु बोला। हाँ, तो ये इनको जब आप ये सारे अंदर जाओगे, नेचर में जाओगे, तो आप ऑटोमेटिक, क्योंकि हम नेचर है, हमारा शरीर नेचर है, प्रकृति है, 5 तत्व है, फड़ा पेन है। तो ये फड़ा पेन को जब तक आप फड़ा पेन से मिलाओगे नहीं तो आपको संतुष्टि नहीं आएगी, आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इस यदि आपको कल्चर को जानना है तो आपको जो है ये मतभेद पैदा नहीं करना है। मैं अभी देख रहा हूँ वर्तमान में कि गोंड प्रधान के बीच में मतभेद है, बैगा के बीच में मतभेद है, भारिया के बीच में मतभेद है, तो ऐसा नहीं है। हम टोटम व्यवस्था से चलने वाले लोग थे, हमारे टोटम एक थे। जैसे यहाँ पे गढ़ा मंडला की बात करें तो ये नागवंश का टोटम था, फिर कच्छप वंश का टोटम था, फिर इसी तरह से बोलते हैं चंद्रवंशी बोलते हैं, सूर्यवंशी बोलते हैं, गंगवंशी बोलते हैं, अग्निवंशी बोलते हैं। तो ये उसके उपासक होते हैं। मतलब जैसे नागवंशी बोलने से नाग थोड़ा पैदा करता है, वो उसके उपासक होते हैं, उसकी शक्तियों के उपासक होते हैं। जैसे अग्निवंशी तो अग्नि से थोड़ा पैदा होता है, लेकिन अग्नि किसके काम में आती है, उसको उसके रहस्य को जानने वाले होते तो वो अग्निवंशी। हाँ, बिल्कुल, हाँ। मतलब जो समुदाय, जो परिया, कबीला जिस व्यवस्था को जानता था, जैसे लोहा बनाने वाले बहुत सारे लोग आते हैं ना अभी देखने, अगर ये लोग बाहर से राजस्थान साइड से आते हैं, छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, तो वो लोहे का काम बनाते, कोई कुल्हाड़ी बना रहा है, कोई, तो वो अगरिया का काम करते हैं, ठीक है। तो उसकी वो जाति नहीं है, उसका कार्यशैली है, वो समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व है। तो जो 12 तरह के गोंड ग्वारी होते हैं, मैं उस विषय में जरूर आपके बीच में आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारा जो कंफ्यूजन है समाज के बीच में, वो समाज के बीच में कंफ्यूजन होना चाहिए। और समाज हमेशा जो है मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से एक होना चाहिए। जब तक मानसिक और वैचारिक रूप से एक नहीं होगा तब तक समाज में मतभेद बना रहेगा, और जब तक मतभेद बना रहेगा तो मनभेद भी बना रहेगा, और मनभेद बना रहेगा तो हम हमारे जल जंगल जमीन को, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को और गोंडवाना के वैभवशाली इतिहास को नहीं उठा पाएंगे। अगर हम आपसे में ही लड़ते रहेंगे तो हम बिल्कुल हम समाप्त हो जाएंगे ना। हाँ, जिस तरह से, और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक न्याय सत्ता के कारण ये मतभेद हुए। बिल्कुल हुई है। हाँ। यदि राजनीति नहीं होती तो हम समाज में टुकड़े टुकड़े में नहीं बढ़ते, ठीक है। दूसरा चीज है कि राजनीति जो है वर्तमान की पूंजीवादी राजनीति हो गई है। जैसे पहले होता था, पहले कबीलाई व्यवस्था होती थी, जो ज्यादा शक्तिशाली होता था वो उस कबीले का मुखिया बनता था, ठीक है, और कबीले को जीतने के लिए उस पर आक्रमण करता था, ठीक है। तो वो जो परंपरा क्या बोलते हैं, परिपाटी जो चली आ रही है, वो परिपाटी आज वर्तमान में भी दिख रही है। ये बड़ी विडंबना है कि हम जो आज तक सीखे नहीं, इतने सारे लिटरेचर बने, इतिहासकार बने, लेकिन वो की पढ़ के हम जो है भूलते गए, लेकिन अनुभव नहीं, प्रकृति में नहीं देखे। आप देखो जंगल में शेर भी रहता है, लेकिन शेर हमेशा हिरण को नहीं खाता ना। हाँ, सही भाई, उसका एक बार शिकार करेगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद वो शांत हो जाएगा। जब उसको भूख लगती तब शिकार करता है। बिल्कुल कि जानवरों को देखो। लेकिन यहाँ वर्तमान में देखेंगे तो बड़े बड़े पूंजीपति, उनको पैसे की प्यासी नहीं बुझ रही है, साला सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल रही है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, खेती करने के लिए जमीन नहीं मिल रही, लेकिन खेतीहार जमीन को, स्वच्छ हवा देने वाले जंगलों को अडानी अंबानी अभी काट ही रहे। सही बात है, ठीक है। और हमारी लगातार लड़ाई चल रही, हमारे पुरखों ने भी लड़ा, अब हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन साला देश दुनिया बदल गई, लेकिन हमारा संघर्ष आज भी वही का वही है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे लोग जो है सही तरीके समझ नहीं पा रहे। तो मैं आपको जो है 12 तरह के गोंड ग्वारी के विषय में समझाना चाह रहा हूँ। और ये 12 तरह के गोंड ग्वारी की व्यवस्था जो है, हीरा सूका लिंगो, कुपार लिंगो दाई रायतार जंगो दाई ने जो है गोठुल व्यवस्था स्थापित करके, जैसे कोट परंदुली है, पहले बहुत सारे कोट होते थे, ओमे गुट्टा कोर, अमूर कोट, बेनकमेड़ी कोट, लेकिन कोट परंदुली मतलब जो था वहाँ की राजधानी थी, ठीक है। तो वहाँ की राजधानी थी और पहला आश्रम था
पहले भी हमारे समाज में वैमनस्यता फैली थी, पहले भी हमारे समाज में जो है कुरीतियां थी। तो 12 जो हमारे ज्योतिर्लिंग है पूरे देश में, तो 12 शंभु विशेष तौर पे 88 शंभु शेख में कुछ ऐसे शंभु शेख थे जिन्होंने परिवर्तन किया, तो उनके नाम से सारे जो है लिंग स्थापित किए हैं। वहां पे दाऊ शक्ति दाई शक्ति को स्थापित करके जो है उनके गुणों को, उनके कार्यों को जो है हेत और गोंगो करके जो है उनको स्मरण करते थे। लेकिन अभी बाहरी लोगों ने हमारे सारे जो तीर्थ स्थल है या फिर देव स्थल है या फिर पेन ठाने हैं या फिर हमारे पेन ठियाने हैं, सब में जो है कब्जा करके जो है हमारी संस्कृति को हमको खत्म करने का प्रयास किया। अब हमारी जिम्मेदारी कि हमको उसको कैसे जो है हासिल करना है और कैसे हम उनको जो है मान सम्मान देना है। तो वो मान सम्मान कब देंगे? जब हम 12 तरह के गोंड ग्वारी को समझेंगे। तो पहला गोंड ग्वारी है पड़ाल गोंड, जिसको परियाल बोलते हैं, पाटालीर बोलते हैं, पाटालिंगो बोलते हैं, जिसको प्रधान कहते हैं। हाँ। ठीक है, पठारी भी बोलते हैं इस साइड में। तो ये हमारे ही समाज का एक अंग है जो ज्ञान मार्ग में चलता था। ठीक है, जो पाठा के माध्यम से हमारी संस्कृति को बताता है। अभी मैं मान के चलो पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से मैं पाठा ही तो बोल रहा हूँ ना। सही बात है, बिल्कुल। मतलब गुनगुना रहा हूँ, पाठा ही बता रहा हूँ। तो आपको ज्ञान के मार्ग में बता रहा हूँ। तो मैं अभी क्या किसका काम कर रहा हूँ? पाटालीर का काम कर रहा हूँ। गोंड, लेकिन कौन सा गोंड? अभी पाटालीर गोंड। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमारे समाज में व्यवस्था थी। दूसरा है नेलकी गोंड। अब जैसे हमारे वो भाई हैं, भैया इधर आना जरा थोड़ा सा। जैसे ये हमारे भाई है ना, इनको आप देखेंगे तो ये अभी किस खेती किसानी कर रहे हैं। ऐसे आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ। हाँ, थोड़ा सा। जैसे ये हमारे भैया हैं, है ना, क्या नाम है आपका? देवेंद्र उइके जी है। आज देवेंद्र उइके जी अभी अपनी खेत बाड़ी से, इनके गाय बछेरू से काम कर रहे हैं। तो ये जब खेत में काम करेंगे तो ये कौन से गुण कहलाएंगे? नेल की गुण। हाँ हाँ, बिल्कुल है ना। तो अब जब हम गोठुल में जाएंगे तो भाई कौन सी फसल को कब बोते हैं, कौन से बीज को कहाँ से निकालते हैं, किस तरह पानी डालते हैं, किसको पानी कम डालते हैं, किसको तराई करते हैं, किसको पार में लगाते हैं, तो उसके ज्ञान को सीखना गोठुल का काम है। सही, बिल्कुल। ठीक है, तो वो ज्ञान को। फिर तीसरा है हमारा कोयतुल गुण। ठीक है, अब हमारी बस्ती है, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं तो भाई कोई हमारी रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, आज देखते तो पूरा कोयतुल 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 कोयतुल। अरे सब कोयतुल थोड़ा है भाई, जो लड़ने का काम करता है, जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ जितने भी 52 57 परगना 258 रियासत में जो राजा रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाई थी, वो क्या कहलाते हैं? कोयतुल गुण कहलाते हैं। कोयतुल गुण, हाँ। ठीक है, मतलब जो लड़ता है। जैसे आज मैं वॉरियर के जैसे लड़ता हूँ, तो मैं कभी बीच में जो है कोयतुल गुण बन जाता है। कभी मैं प्रशासन से भिड़ जाता हूँ, कभी मैं शासन से भिड़ जाता हूँ, कभी जो है ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से भिड़ता हूँ जो हमारे जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे विधायक सांसदों का विरोध करता हूँ जो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो कभी कभी ये चीज हो जाती है। फिर वो एक होता है नगारची गोंड। नगारची गोंड मतलब जो नगाड़ा बजा रहा था, वो नगाड़ा बजा रहा है, तो उसकी जाति थोड़ा है भाई, वो तो कर्म है। हम भी बजाते, हमारे लोग भी जो है नगाड़ा बजाते, जैसे ये बजा रहे, तो मैं नगारची गोंड हो गया अभी। नहीं, मतलब जब हमारे रेला पाठा में जब हम जो है हमारे देव जगोनी करते हैं, जो हमारे नगाड़े बजाते हैं, जो हमारे मृदंग बजाते हैं, तो उस टाइम में भी जो है नगारची गोंड। जब तक जो है अब पाटालीर जो है, अब वो संगीत का गुरु था, अब वो नगारची काम कर, रेला पाठा का सारा चीज का काम, तो नगारची का गया। फिर एक होता है अगरिया गोंड। अगरिया गोंड, अब जैसे ये किसान है, ठीक है ना, अब इनके हल में बखर में 5 कौन बजाएगा? 5 कौन बजाएगा? हल कौन करेगा? तो भाई एक हमारे ही साथी भाई बीच में बैठ के ज्ञान को सीख के जो है वो लोहार का काम करेगा, अगर ये का काम करेगा, मतलब आग में काम करेगा, लोहा पचाएगा। अब ये मान के चलो जो राजा है, तो राजा का खाड़ा कौन बनाएगा? जो हम बाना लगाते हैं हमारे खेरोदाई, बाना कौन बनाएगा? कौन बनाएगा बाना? भाई सबको अलग अलग जिम्मेदारी है। ये क्या है? एक व्यवहार है, सेवा है। ठीक है, तो अगरिया गोंड हो गया, फिर इसके बाद सोनझरिया गोंड हो गया, नियाल गोंड मतलब जो तेल निकालने वाला। अच्छा दादा, अगरिया गोंड ये अपन क्षेत्र में बोलते हैं तो लोहार बोलते हैं ना?
हाँ हाँ लोहार को बोलते हैं अगरिया गोंड, अभी विश्वकर्मा बोलने लगे। बहुत सारे अपभ्रंश है ना, हाँ। उस पर अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, फिर कभी हाँ, बैठेंगे। बिल्कुल, हाँ। तो फिर एक सोनझरिया गोंड, जो सोन नदी है, सोना झराते आभूषण बनाते हैं, उसको सोनझरिया गोंड बोलते हैं। अब वो सोनी बन गया है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर एक नियाल गोंड होता है, मतलब तेल निकालने वाला। ठीक है, आज इसको तेल ही बोलने लगे, साहू बोलने लगे। भाई ये हमारी ही व्यवस्था का था। अभी हम खाना पकाएंगे तो तेल कहाँ से लाएंगे? हाँ ना, सही अब है। तुमको दिया जलाना है, मान के चलो खीरोदाई में दिया जलाना है, हमारे ग्राम के चौरा में दिया जलाना है, आपको भूमियार पेन में दिया जलाना है, आपको मटियारिन दाई में दिया जलाना है, तो दिया कहाँ से लेके आओगे? तेल कहाँ से लेके आओगे? तो वो व्यवस्था लगेगी, ठीक है। हाँ। फिर एक हो गया गोपाल गोंड, जो गाय को चराता है, गाय को पूरे पशुओं की व्यवस्था को देखता है। वो भाई अब तुम ये बखर भी चलाएगा, गाय भी चलाएगा, तो अकेला मर नहीं जाएगा। सही बात है, एक व्यवस्था होनी चाहिए ना। व्यवस्था होती है ना घर में, जैसे 10-12 परिवार के हैं, तो किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, वो अपने सबका अपने काम करेंगे, तो वो सामुदायिक व्यवस्था कहलाती है। एक हो गया कलाल गोंड, मतलब जो रसायन को निकालता है, ठीक है, जैसे ये इसके महुआ के रस को निकालना, गुली के तेल से रस निकालना, जड़ी बूटियों से रस निकालना और इलाज पानी करना, तो उसको बोलते हैं कलाल गोंड। फिर एक होता है तोड़ियाल गोंड, जो मिट्टी का कुम्हार मटका बनाता है, जिसपे हम खाना बनाते हैं, पानी भरते हैं, दिया जलाते हैं। यदि वो नहीं रहेगा तो तुम्हारा घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? ठीक है। फिर एक होता है कोष्टा गोंड, जो आप तुम कपड़े पहने हो ना, ये कोष्टा पनिका जिसको बोलते हैं आजकल, तो पनिका का काम कोष्टा बनाता था, कपड़ा बनाने का काम करता था, रुई उगाने का काम करते थे। किसान रुई उगाता था तो उसको निकालता था, फिर कपड़ा बनाता था, तो उसको हम ये आभूषण पहने। तो हमारे देव दिवाले में जो झंडा लगते हैं, है ना, तो झंडा कौन बनाएगा? धोती पैजामा लगता था, तो धोती कौन बनाएगा? कपड़ा कौन तैयार करेगा? तो ये सारी व्यवस्था जो है वहाँ के गोठुल में लया लई को सिखाया जाता था। एक होता है हमारा मराल गोंड, मतलब सब्जी भाजी लगाने वाला। तो ये 12 तरह के जो गोंड गुआरी हैं, इनको हमको एक करना पड़ेगा। ये अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, एक एसटी में बढ़ गया है, तो एक एससी में बढ़ गया, तो एक ओबीसी में बढ़ गया, एक माइनॉरिटी में बढ़ गया। आपसी में लड़ रहे हैं सभी, आपसी में लड़ रहे हैं कि मेरे को आरक्षण नहीं मिला, मेरे को आरक्षण नहीं मिला, मेरे को नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिली। अच्छा। जबकि साथ में रहते तो पूरा गांव बड़े अच्छे से चलता, बिल्कुल, और हम लुटते नहीं। हाँ, पहले इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ। ठीक है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13(3) का में कस्टमरी लॉ दिया है, यहीं से पैदा हुआ है कस्टमरी। अच्छा, प्रकृति से पैदा हुआ है। हम नॉन जुडिशरी, हम प्रकृति के आधार पे चलते हैं। जैसे आप सुबह उठना है, ठीक है, अब अभी मान के चलो सूरज निकल गया, है ना, तो हमारे किसान लोग सूरज को देखेंगे कि हाँ भाई अब इतना सूरज है, तो इतना हो गया, तो हम बखर को निकालें, खेती करें, ये सारी चीजें करें। तो प्रकृति के आधार पे हमारा पूरा गांव चलता है, हमारे पुरखे चलते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं प्रकृतिवाद। और प्रकृति के नियमों में चलते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं नॉन जुडिशरी। जो हाथ से लिखता है उसको बोलते हैं पुस्तकवाद। अपने सुविधा के लिए नियम बनाता है, जैसे अभी तुमने ये लिखे हो, ठीक है, क्या क्या पूछना है, तो तुमने लिखे हो तो पूछ रहे हो, और यदि नहीं लिखते तो नहीं पूछते। और मैं हूँ, तो मैं ना कुछ लिखा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रकृति से ज्ञान मिला, जो अनुभव में आया, उस चीज को बता रहा हूँ। तो ये तो अंतर है ना। अब इसको मैं ऐसे छुपा लूंगा तो आप पूछ पाओगे? हाँ, नहीं पूछ पाओगे। हाँ, नहीं पूछ पाओगे। कुछ चीजें लेकिन नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि आपने जो लिखा था वो तो अब इधर आ गया। तो ये प्रकृतिवाद होता है। प्रकृतिवाद कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अब ये तुम प्रकृतिवाद से पूछोगे, लेकिन मैं नेचर हूँ, ठीक है, तो नेचर हूँ, तो नेचर कभी जीवन में खत्म होगा नहीं सकता। बिल्कुल, हाँ, सही सही। मनुष्य खत्म हो जाएगा, लेकिन नेचर खत्म नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो हमको नेचर का सम्मान करना, इस प्रकृति का सम्मान करना है, तो इस देश का सम्मान, दुनिया का सम्मान करेंगे। जब आप नेचर का सम्मान करोगे तो शरीर का सम्मान करोगे। तो ये था गोंडवाना व्यवस्था, ये थी गोंडवाना और असली धर्म। और साथ साथ एक क्रांति की बात भी हुई, मतलब जो दादा ने समझाया, अगर ये सारे सिस्टम को अगर समझ गया आदमी, तो हमारी क्रांति को भी समझ गया, हमारा आंदोलन समझ गया। और जैसे कि दादा, हम आज के दिन में हम देख रहे हैं जगह जगह पर, अभी बीच में अडानी अंबानी की बात आई है ना, तो जगह जगह पर कोल माइनिंग हो रहे हैं, कहीं जंगल कट रहे हैं, इत्यादि हो रहे हैं। तो आपका भी आंदोलन हम देखे, अभी फिलहाल आप लोग सिगरौली में थे अभी, तो वहाँ क्या दशा थे। और अभी हम अपने जो मंडला जिला में चल रहा है, अभी हमारे मंडला जिला का नाम बदलकर महिष्मती करने वाले हैं, तो इस पर बताइए आपका क्या विचार है, और अभी हमें और कितनी मेहनत करनी चाहिए? देखिए, मेहनत तो कुछ भी नहीं करनी है। मेहनत 0% और फायदा 1000%, ठीक है ना। तो मेहनत आपको मात्र इतना करना है कि अपने इतिहास को समझना है। इतिहास समझ गया। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज अपने वंश को नहीं जानता, जो समाज अपने कुलमा को नहीं जानता, वो समाज कुछ नहीं जानता। तो आज मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेके चलूंगा, थोड़ा सा मैं आपसे आंदोलन लेके चलूंगा, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा।
जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को नहीं बना था, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके पीछे जाएंगे तो क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। ये आर्यों की व्यवस्था है। अब इनके पहले जाओगे आप तो टोटम व्यवस्था चलती थी, ठीक है ना। टोटम व्यवस्था जैसे मैंने बताया था, नाग वंश है ना, जो हमारे टोटम होते थे, पारी कीरा होते थे, जैसे नांग है, कुर्रुम बाना है, कछुआ बाना है ना, बैल सांड है, शेर है, ये हमारे टोटम होते थे, ठीक है। फिर इन्हीं को क्या, टोटम को क्या क्या किया उन्होंने, वंश में बदला, जो उसका ज्ञान जानता था। तो यहाँ पे चलती थी हमारी क्या, गोठुल व्यवस्था चलती थी, अच्छा, ठीक है ना। हाँ। गोठुल व्यवस्था चलती थी। यहीं पे जो है हीरा सुका लिंगो, आंधी पारी कुपाल लिंगो, दाई रायताल जंगो आके जो है, जो समाज में कुरीतियां थी, उस कुरीतियों को दूर करते हुए एक कोट परंदुली में आश्रम खोला, जिसको बोलते पहला गोठुल बोलते हैं, जहाँ पे लया लय और दोनों एक साथ रहते थे। और जो समाज से प्रताड़ित महिलाएं, समाज से प्रताड़ित ऐसे लोग जो तरह तरह से प्रताड़ित करते थे, उन लोगों के लिए उन्होंने आश्रम बनाया। फिर इसके बाद कछारगढ़ में गए, कछारगढ़ में फिर 33 कोट, जो 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, वही 33 करोड़ देवी देवता नहीं, ये हिंदुओं का फोकट का बात है, ठीक है ना। ये 33 कोट पेन सगा है, मतलब जो हमारे ऐसे पुरखे जिन्होंने गोठुल में ज्ञान सीखा और पारी व्यवस्था को स्थापित करने में फुल टाइम दिया, जैसे आज मैं हूँ फुल टाइमर दे रहा हूँ। यदि ऐसी हमारे समाज में हर जिले से 33 बच्चे फुल टाइमर निकल जाए, 33 लया, 33 लयूर, या 33 पुरुष, 33 महिला, या 33 अपने युवा साथी, या 33 युवा साथी, तो मैं गारंटी देता हूँ कि गोंडवाना का उदय तुरंत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज में कोई फुल टाइमर देने वाला नहीं है, समाज की व्यवस्था को समझने वाला नहीं है, समाज के जो अर्थ है कमाई उसको समझने वाला नहीं है, जबकि हम तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो अरबपति करोड़पति हूँ। तुमको क्या लगता है मैं भिखारी हूँ क्या? जल मेरा, जमीन मेरी, जंगल मेरा है, क्योंकि हमारे पुरखे थे, हमारे पुरखों ने सब चीज बचाया, इसीलिए हम उस व्यवस्था की बात करते हैं। फिर थोड़ा और इतिहास में जाएंगे तो हमारी गोठुल व्यवस्था चलती थी। गोठुल व्यवस्था को खत्म करके जो है आर्यों ने गुरुकुल व्यवस्था लेके आए, है ना। गुरुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, है ना। मैं गुरुकुल रीत इसीलिए बोल रहा हूँ, रामायण में लिखा है, ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हमारे लोगों को ऐसे बैठा के दारू पिला के तो बचन दे दे है तो जमीन मोरा है, ऐसे करके हमारे गोंड गुवारी से जमीन लूट लूट के दान ले लेके ये काम करें। एक और इतिहास बताता हूँ, बटुक ब्राह्मण की बात आती है। बटुक ब्राह्मण समझते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हमारे भागवत गीता में राजा परीक्षित की बात आती है। वहां पे एक बटुक ब्राह्मण रहता है, तो 3 पग धरती नापता है। कितने पग धरती नापता है? 3 पग। एक पग से पूरा धरती नाप लेता है, एक पग से आकाश नाप लेता है, एक पग से पाताल नाप लेता है। सुने हो ना? सुने। तो ये चूतियागिरी है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है, जबकि उसको नापने का तात्पर्य है कि हमारे उस समय में जो हमारे राजा महाराजा होते थे, जो शंभू शेख होते थे, आर्यों को 1 इंच जमीन नहीं दी थी, ठीक है। इसीलिए जब आर्य लोग जब यहाँ पे भारत में कदम रखे थे, है ना, हमारे गोंडवाना में कदम रखे थे, 2 थे, एक गोंडवाना लैंड था और एक था अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड के इन लोग हैं। जब अंगारा लैंड से आए तो इधर पे आए तो इनको 1 इंच जमीन नहीं दिए, तो इनको जब मरते थे तो ऐसे नदी में फेंक देते थे। नहीं जाते तो इलाहाबाद में जाके देख लेना, बहुत सारी जगह में जाके देख लेना, आधा जलाते हैं और आधा जला के ऐसे नदी में फेंक देते हैं, ठीक है। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि उनके पास में 1 इंच जमीन नहीं थी। जमीन तो गोंडवाना के राजा महाराजाओं की, शंभू शेख की जमीन थी, इसीलिए उनको 1 इंच जमीन नहीं मिलती थी। फिर और थोड़ा सा इतिहास में और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो 3 पग की बात की थी ना, 3 वरदान जो मांगे थे, तो पहला वरदान मांगा था आकाश, ठीक है। मतलब आकाश मतलब होता है जो हमारा गोठुल में ज्ञान मिलता था, हेत और गोंगो करते थे। मतलब आज आपके पास में ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तो आप यहाँ से सूर्य तक को देख सकते हो और बता सकते हो कि हाँ इतने किलोमीटर तेरी जरूरत है भूमि की, तू जाके नाप, ठीक है ना। हाँ, सही ठीक है ना। जैसे चंद्रमा है, आप कोई बोलता है कि चांद में गया है क्या, मैं तो बोलता हूँ हाँ मैं गया हूँ। रात में उठता हूँ ऐसे करके चांद को देखता हूँ तो मैं तो पहुंच तो गया चांद। वो विवेक मिलता है किससे? ज्ञान से, ठीक है ना। तो उसी को बोला कि 1 पग से आकाश नाप लिया। मतलब जो हमारी गोठुल की व्यवस्था थी, गोठुल की व्यवस्था को छीन के उन्होंने गुरुकुल की व्यवस्था की। 1 पग
दूसरा पक्ष है धरती, है ना। तो 3 दिन के लिए लोग धरती मांगते हैं, ठीक है, जलाते हैं, 3 दिन के बाद उसको साफ सुथरा करके फेंक देते हैं, क्योंकि इनके पास में 1 इंच जमीन नहीं थी, तो हमारे राजा महाराजा से इन्होंने किराए से जमीन ली थी। आज साला वो हिंदुओं की व्यवस्था को हमारे गोंड समाज के लोग जो आदिवासी हैं, ST SC OBC हैं, वो साले 3 दिन के लिए जमीन किराए से लेते हैं, 1 रुपया 1.25 रुपया नहीं रखते हैं। देखना यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप किसी की भी मरनी संस्कार में जाएंगे तो देखना वो देके अर्थी लेके जाते हैं, वहाँ पे कंधा बदलते हैं, तो थोड़ा सा खिचड़ी रखते हैं और 1 रुपया 1.25 रुपया लेके वहाँ किराए से धरती लेते हैं वहाँ, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास में 1 इंच जमीन है। तो हम तो वहाँ के मालिक, हम काहे के लिए धरती खरीदेंगे रे भाई? सही हम तो धरती में गड़ाएंगे, हमारी व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो हिंदुओं ने, बाहर आर्यों ने जो है अपनी व्यवस्था को हमारे लोगों में, हमारे दिमाग में जो है छाप दिया, ठीक है। तो आज हमारे लोग जलाते हैं, ठीक है, और ऐसे करके धरती खरीदते हैं, 3 दिन बाद पूरा साफ सुथरा करके जो है उसको क्या बोलते हैं, पिंड दान करने जाते हैं, बताओ भला, ठीक है ना। तो ये संस्कृति। अब तीसरा वरदान मैं पूछ रहा था, पाताल को नापना, मतलब भीख मांगने का। गोंडवाना समुदाय, गोंडवाना साम्राज्य कभी भीख नहीं मांगा है, ठीक है। उसके पास में जल था, जंगल था, जमीन था, खेती करके, मेहनत मजदूरी करके, अपने जंगल में जाके जड़ी बूटियों करके इकट्ठा करके जो है अपने जीवन को शिकार करके, ठीक है ना, अपने जीवन, अपने प्यास बुझाता था, अपने शरीर को चलाता था और इस जंगल जमीन को संतुलित करता था, ठीक है ना। लेकिन जब से ये तीसरा वरदान जो है भीख मांगने का, हम कितने दिन मेहनत करते हैं? सरकारी कर्मचारी होगा तो 30 दिन काम करेगा, 31 दिन में उसको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। कोई ठेकेदार काम करने वाला होगा तो 1 सप्ताह काम करेगा, 7 दिन बाद उसको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। यदि कोई डेली मजदूरी वाला होगा तो सुबह से लेके शाम तक 12 घंटे काम करेगा, फिर शाम को जब घर आएगा तब उसको पेमेंट मिलेगा। लेकिन भिखारी को जाएगा 5 मिनट भिक्षाम देही दाई, तुरंत मिल जाए उसका खान के लिए, तुरंत पैसा मिल जाए, ठीक है ना। तो ये तीसरा वरदान ये था कि भीख मांगने का। तो ये हमारे जो राजा परीक्षित है, उन्होंने एक ये गलती की थी, आर्यों को जो है ये वरदान देकर उनको जो है हमारे गोंडवाना में रहने का किया, ये सारा चीज किया। तो ये इतिहास है। ये इतिहास को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप कुछ नहीं जानोगे। अब ये इतिहास को जानते जानते फिर जब उन्होंने गोठुल व्यवस्था को बदल के गुरुकुल कर दिया, और गुरुकुल करने के बाद में उन्होंने फिर क्या किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या बनाए, वर्ण व्यवस्था बनाई, है ना। जबकि हमारी व्यवस्था चल रही थी, हमारी व्यवस्था क्या थी, टोटम व्यवस्था, ठीक है ना। और टोटम व्यवस्था कैसी थी हमारी, मूंद सूल सर्री में थी, मंतक मतलब मुठुआ पुनेम, कोया पुनेम और गोंडी पुनेम। मतलब पहले ज्ञानवान बनो, फिर उसके बाद उस ज्ञान पे रह के काम करो, काम करने के बाद में समाज को अच्छी दिशा दशा दो, उसको गोंडी पुनेम बोलते थे, है ना। सगा समाज को एक करना, सतरंगी झंडे में जोड़ना, सभी रंगों को, सभी समाज को एक करने का काम किया था हमारे गोंडी पुनेम। लेकिन इन्होंने क्या किया, गुरुकुल चालू किया। जैसे गुरुकुल चालू किया तो इन्होंने पुस्तकवाद चालू किया, वेद बनाए, पुराण बनाए, रामायण बनाए, अब उसी का कर रहे हैं। प्रकृति में क्या हलचल हो रही है, जीवन क्या चाह रहा है, व्यक्ति क्या चाह रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो ये इतिहास था। जब संविधान बना, ठीक है, फिर उस समय में फिर मुगल आए, ठीक है, मुगलों ने हमला किया, फिर मुगलों से हमारे लोगों ने लड़ा, फिर इसके बाद डच आए, डच से लड़ा, फिर यूनानी आए, यूनानी से लड़ा, फिर क्या बोलते हैं अंग्रेज आए, अंग्रेजों से लड़ा। इस तरीके से हमारे जो आदिवासी हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी, जो भारतीय संविधान नहीं बना था उससे पहले क्या थे, शूद्र थे। यदि वर्ण व्यवस्था की बात करें तो क्या थे, शूद्र थे। और उससे और पहले जाए तो क्या थे, टोटमिक थे, ठीक है, टोटमिक थे। जैसे राजा चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मोर टोटमिक था, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मीना है तो मीना जो है, मीन को बोलते मछली को मीना। जैसे भील है, भील को मगर बोलते हैं, मगर को क्या बोलते हैं, गोंडी में देखोगे ना तो बिल्लड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो भील बने। तो आज भील लोग अपने आप को खींच रहे, नहीं पहले हम आए थे, गोंड लोग बोलते नहीं पहले हम आए थे, प्रधान लोग बोलते कि हम आए थे, ठीक है, बैगा लोग बोलते हम आए थे, भारिया लोग बोलते कि हम आए थे, संथाल बोलते हम आए थे, मुंडा लोग बोलते हम आए थे। अरे तुम यही के मालिक हो भाई, तुम आपसी भाई हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? अपने तुम्हारी जमीन छिन रही है, तुम्हारे जंगल छिन रहा है, तुमको जो है फूट डालो, शासन करो की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी वो अभी भी हमारे यहाँ चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ठीक है ना। तो अब मैं फाइनली पहुंच रहा हूँ कि जब संविधान बना, संविधान बनने के बाद में जो 3 थे वो एक हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है। इनको क्या कर दिया, सामान्य वर्ग में डाल दिया। मतलब ये देखो, ये एक हो गए, है ना। और जो एक था उसको किस में बांट दिया, ST में बांट दिया,
ओबीसी में बांट दिया, एससी में बांट दिया और माइनॉरिटी में बांट दिया। बताओ, जो इस देश का मालिक था 85% था, जो एक था, उसके जल जंगल जमीन थे, उसकी लड़ाई एक थी, उसके आंदोलन एक थे, उसके सपने एक थे, उसकी मंजिल एक थी। आज वो अपनी अलग अलग मंजिल करके कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है, तो कोई नौकरी के लिए लड़ रहा है, तो कोई किसी के लिए लड़ रहा है। अरे ये जल जंगल जमीन बचा लो, ये नहीं बचेगी तो तुम सांस नहीं ले पाओगे। दिल्ली के हालात देखो कैसे हो रहे हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये पूंजीपति से, अडानी अंबानी से कौन लड़ेगा? ठीक है, तो ये लड़ाई किस लिए हो रही है? राजनीति। गरीबी राजनीति के कारण आ रही है, ठीक है ना। दमन शोषण राजनीति के कारण हो रहा है। भ्रष्टाचार, मानवता में एक दूसरे के अन्याय अत्याचार, ये राजनीति के कारण हो रहा है। तो गरीबी राजनीति के कारण है, भुखमरी राजनीति के कारण है, जल जंगल जमीन राजनीति के कारण उड़ रहे हैं। ये नेता ही हमारे देश को खाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमको जो वर्तमान परिवेश है, भारतीय संविधान में जो 326 के तहत जो वोट देने का अधिकार दिया है, तो उस वोट देने के अधिकार को समझो और ऐसे लोगों को जो है आप राजनीति में भेजो जो आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सत्ता को इस प्रकृति के हिसाब से चलाएं, इस मूल सूल शरीर के हिसाब से चलाएं। ये चोर, अडानी अंबानी, ये हमारे जो मंडला की आप बात कर रहे थे ना, ये संपत्तियां हुई कि ये सब चोर लोग हैं। ठीक है, तुम्हारा वहां पे चले जाओ, एससी का है विधायक, जहां सिंगरौली में मैं आंदोलन कर रहा हूँ, क्या नाम है उसका, मेसराम, राजेंद्र मेसराम, एससी की सीट है, रिजर्व सीट है, लेकिन वहां पे अडानी अंबानी को जमीन बेचा जा रहा है। हमारा अभी तकरीबन 50-60 दिन से जो है आंदोलन चल रहा है, भूमि माटी बचाओ सत्याग्रह। ये कांग्रेस के चोर लोग जाके वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई, इतने दिन से तुम मर गए थे क्या? तुम्हें तो जो है क्या बोलते हैं वो नीति लेके आई, ग्लोबलाइजेशन नीति लेके आई, एलजीपी लेके आई। तुम्हें जो है 1980 में जो है तुमने जो है वन के जंगलों को काट के दूसरी जगह वृक्षारोपण करने की नीति तुमने बनाई। तुम्ही ने जो है यहाँ पे बांध बनाने की नीति लेके आए, तुम्ही ने यहाँ पे जो है पावर प्लांट लगाने की नीति लेके। अरे अब विकास चाहिए, लेकिन विकास के लिए आदिवासी ही क्यों कुर्बानी दे? विकास के लिए एससी का ही कुर्बानी क्यों दे? विकास के लिए ओबीसी का ही कुर्बानी क्यों दे? विकास के लिए माइनॉरिटी का व्यक्ति ही कुर्बानी क्यों दे? अरे तुमको डैम बनाना है तो तुम बनाओ ना, भोपाल में डैम बना लो, बिल्कुल, मुंबई में बनाओ, मुंबई में डैम बना लो। है, तुमको डैम बनाना है तो साला तुम मंडला में डैम बना लो। तुमको क्या जरूरत है? तुमको शोभापुर में डैम बनाने की तुमको क्या जरूरत? डैम किस लिए बनाए जाते हैं? किसानों की खेती को सिंचित करने के लिए ना। अब तुम खेती को डुबा के बोल रहे कि हम खेती को सिंचित करें, ये कौन सा लॉजिक है भाई? सही बात, कौन सा लॉजिक है? हाँ, ठीक है, लॉजिक की बात करो। घर करने का काम चल रहा है तो आप बोल रहे कि अरे भाई, जब संविधान में बिरसा मुंडा का जो है 1908 में जो है 10C एक्ट में कानून बना कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो है क्या बोलते हैं आपका भू अधिकार अधिनियम के तहत जो है आपके प्रावधान बना, ठीक है, कि 170 का के तहत जो है आदिवासी की जमीन को किसी ने ले लिया तो उसको वापस कर देगा, ठीक है ना। आज तो पूरे विधायक सांसदों के पास, पूरे मंत्रियों के पास में पूरे आदिवासियों की जमीन है। तुम्हारे जंगलों से भगाए जा रहे हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क की बात करें, वहां से जंगलों से भगाए पूरे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, मंत्री मिनिस्टरों के वहां पे रिसोर्ट है। तुम्हारे क्या बोलते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क से जो है वहां से उन आदिवासियों को भगाए, वहां पे मंत्री मिनिस्टर के, तुम्हारे स्मृति ईरानी के रिसोर्ट है, तुम्हारे क्या बोलते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते के रिसोर्ट है, तुम्हारे जो है संजय पाठक के रिसोर्ट है, तुम्हारा जो है क्या नाम है उसका पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिसोर्ट है। तमाम मंत्री मिनिस्टरों के तो रिसोर्ट वहां पे, तुम्हारे कमलनाथ का यहाँ पे तुम्हारा पावर प्लांट चल रहा है। तो कांग्रेस भाजपा दोनों क्या है? चोर है, ठीक है ना। और ये कभी हमारे जो है अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, इतिहास को संरक्षित करने के लिए कभी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बनाया और दादा हीरा सिंह मरकाम ने संदेश दिया कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको है जीवन का जीने का सम्मान। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई दादा मरकाम ने। तो दादा मरकाम के उन विचारों से मैं प्रभावित हुआ हूँ, इसीलिए मैं इस पे गोंडवाना में काम कर रहा हूँ। इतने कष्ट सहने के बाद में भी काम कर रहा हूँ। अभी उमरिया में हमारा आंदोलन हुआ था, उस पे भी जो है मैं 10 दिन दादा ये उमरिया में जो आंदोलन हुआ उस विषय में, जैसे हम लोगों को बहुत बड़ा तकलीफ हुआ था, जैसे आप बहुत दिन जेल में भी रहे तो आप उसमें भी हम बात करेंगे। पर कहीं ना कहीं जो आप जेल में गए तो समाज में बहुत क्षति हुई और आपका जाने का बहुत गम हुआ। पर एक बात ये भी हुई कि अब आप जब गए तो समाज में ये जागृति आई कि नहीं यार भाई, हमारे समाज के लिए जो लड़ने वाला व्यक्ति है उसको जेल में बंद कर दिए। क्यों कर दिए? इसमें थोड़ी बहुत हमारे लोगों के अंदर और क्रांति पैदा हुई, भाई हमारे क्रांतिकारी को तुम कैसे बंद कर दिए? तो आखिर ये मामला कैसा था दादा और क्यों हुआ, थोड़ा बताएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने, ठीक है ना।
हमारे समाज को थोड़ी देर के लिए हलचल होती है, फिर इसके बाद हमारा समाज सो जाता है। हाँ ठीक है ना। हाँ। जबकि क्रांति तो अभी तुमको समझ में आ रहा है कि राधे श्याम का कोड़िया लड़ा, जेल में गया, वहां से बिलेश खराड़ी भी जो है कहाँ से अलीराजपुर तरफ से जो है समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, जेल में गया। ऐसे हाँ। बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो आपके लिए लड़ रहे, जेल में चले गए। हमारे महान क्रांतिकारी शंकर शाह को, रघुनाथ शाह इस समाज के लिए लड़े, तोप के सामने उनको उड़ा दिया गया, जेल में चले गए। लेकिन आपसे मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना, मेरा सभी समाज की तरफ से एक प्रश्न है। जब राधे श्याम ककोड़िया जेल में गया, बिलेश खराड़ी जेल में गया, अभी भी जेल में है वो, जेल में, हाँ। फिर इसके बाद में सोनम वांगचुक जेल में गया, इसके बाद में और ऐसे महान जो लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे थे जेल में जाएंगे, तो समाज में मात्र अफसोस पैदा करेगा क्या? सोचते रहेगा कि अरे यार उसको जेल में ले गए? नहीं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। यदि आप मेरी बात मानते हो, सबसे पहले जो है, यदि आप संघर्ष कर रहे हो, चाहे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे किसी की भी लड़ाई लड़ रहे हो, या अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हो, सबसे पहले आप आर्थिक रूप से मजबूत बनो। फिर दूसरा चीज है सामाजिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से एक रूपता आनी चाहिए। ये नहीं कि तुम गौण प्रधान भील भिलाला बैगा में फंसे हो और यहाँ पे समाज का व्यक्ति जो है समाज को एक करने के लिए, प्रकृति को एक करने के लिए और आपके अधिकारों को देने के लिए लड़ रहा है। ठीक है, यदि आपके एक व्यक्ति को यदि जेल लेके जाते तो हजारों व्यक्ति यदि जेल भरने की ताकत रखते तो कोई व्यक्ति हमारा जेल नहीं जाएगा। सही बात है, ठीक है ना। लेकिन हम एक व्यक्ति जेल चले जाएगा, हम अफसोस करेंगे, अरे यार वो तो अच्छा काम करता था यार, वो तो जेल चला गया, हमारे लिए लड़ता था यार, क्या बताएं यार, पुलिस वालों ने ऐसे ऐसे मामले बना के अंदर डाल दिए। अरे कुछ नहीं है, वो डराने का काम कर रहे। जो पुलिस है 1865 में पुलिस एक्ट बना और वन अधिकार जो वन कानून है वो 1927 में बना। ठीक है ना, 1927 में वन कानून बना है, लेकिन ये आपको आपके ही जंगल से भगाने का काम कर रहे हैं। पुलिस वाले आपके ही गांव में आके आपको डराने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप जो है अधिकारों को समझो। यदि आपके एक व्यक्ति को जेल डालता है तो 1000 व्यक्ति जेल में जाने की ताकत रखो, तो कोई हमारा व्यक्ति जेल नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब डरते किससे? कानून से डरते। और संविधान में हमको अलग स्पेशल प्रावधान दिया। 13(3) का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। आप अपने गांव में पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाओ, अपने मुकदमी व्यवस्था चालू करो और अपने अनाज को खुद जो है प्रोडक्शन में लेके आना चालू करो। जो 12 तरह की गोंड गुआरी बताए वही आपकी प्रोडक्शन, वही आपका उत्पादन है। बकरी पालन है, गाय पालन है, भैंस पालन है। फिर इसके बाद में आपका जो है तेली का काम करो, अपने सरसों निकाल। अभी सरसों निकली ना, यहाँ कितनी सारी सरसों लगी है, देखो इधर दिखाना जरा कैमरामैन, ये सरसों लगी है। क्या ये बताओ कि गांव के लोग इसका सरसों का तेल निकाल के खुद अपने गांव पे उपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। अभी सरसों खुद लगाएंगे और इसको जाके बाजार में बेच देंगे और फिर दुकान से 150 रुपए लीटर लेके आए। तो कौन बढ़ेगा? वही फॉर्चून वाला, अडानी का तो है फॉर्चून कंपनी। ठीक है, फिर ये भाई हम पैदा हम कर रहे हैं, उत्पादन हम कर रहे हैं, लेकिन हम खरीद कहाँ से रहे हैं? उसी के पास से। इसीलिए हमारे पास में आर्थिक रूप से तंगी आ रही है। तो मैं समाज को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप आर्थिक रूप से मजबूत बनो। आप जैसे आटा गेहूं उगा रहे हो तो क्यों नहीं गांव के लोग मिल के जो है अपने आटा पीसने की मशीन पैदा करो, मशीन लगाओ। तो आप गेहूं नहीं आटा बेचो। भाई जो शहर में रह रहा है वो हमारा कस्टमर है। आप गाँव से कुछ नहीं दोगे खाने के लिए तो मर जाएगा साला, मर जाएगा। भोपाल में जो रह रहा है वो भी भूखा मर जाएगा। जो पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर डंडा चला रहे हैं उनको भी खाने के लिए चाहिए। तो सबसे बड़ा इस देश में यदि मालिक है तो किसान है। इस देश में मालिक है तो आदिवासी, आदिवासी पहला किसान है, जिसको ST SC OBC माइनॉरिटी बोलता हूँ। तो अपनी किसानी की ताकत को जाने, अपनी उपज को जाने, बेचना बंद कर दे, नहीं देना है मंडी में। आप पैसा फंड इकट्ठा करके, आज जितने भी बैंक देखो, यदि यहाँ पे बांध बना रहा है, जैसे अडानी वहां पे करोड़ों रुपए का कोयला निकाल रहा है, ठीक है ना। अब समता जजमेंट, वेदांता जजमेंट बोलता है जिसकी जमीन उसका खनिज। तो भाई हमारी जमीन से तुम कोयला निकाल रहे हो, हमारी जमीन से तुम सारा चीज कर रहे हो, तो हमको मालिकाना हक दो ना। तो हमारी जो सिंगरौली में लड़ाई चल रही है वो 3 चीज की लड़ाई है। पहला चीज है कि यदि आप सरकार चाह रही, राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाह रही कि विकास में आदिवासी सहयोग करे, तो हमारी मांग है कि पहला कि घर के बदले घर दे दो, जमीन के बदले जमीन दे दो, वैसी जमीन, ठीक है, वैसी सिंचित जमीन दो ना भाई, जमीन के बदले जमीन दे दो। और जो कोयला निकल रहा है उसपे से जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत 35% मालिकाना हक दे दो। हम कमाने नहीं जाएंगे, हम खदान में काम करने नहीं जाएंगे, हमारी जमीन है, हमारी जमीन से कोयला निकल रहा है, सोना निकल रहा है, तो उस पर 35% मालिकाना हक हमारा है, शेयर हमारा है। यदि चलो 35% भी नहीं दे तो हमारी दूसरी मांग है कि समता जजमेंट में 22% आंशिक लाभ बोल रहे हैं, तो आप 22% दे दो, घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन, और हमको जो मालिकाना हक चाहिए हमको 22%, तो 22% मालिकाना हक। इतनी सी लड़ाई है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे बसनिया बांध बना रहा है दादा, ठीक है ना,
तो बसनिया बांध वालों को भी मेरा निवेदन आग्रह है कि आप सभी लोग बसनिया बांध, सुबापुर बांध, जो भी विकास के नाम पे बांध बना रहे हैं, विकास के नाम पे जंगलों को काट रहे हैं, विकास के नाम पे जो खदानों को खोद रहे हैं, सभी से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप जो है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में, सभी लोग 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाओ और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में सभी जो है उस परियोजना को नकारने का काम करो, अस्वीकार करने का काम करो और अपनी शर्त के हिसाब से जो है सारा चीज काम करो। और वो स्टाम्प पेपर मेरे को लाके दो, नहीं बनता तो मुझे बुलाओ, मैं आता हूँ, मैं आपके साथ में काम करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन सब जगह मेरा पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे साथी, युवा साथी हैं, ये आएंगे, ये आके आपको बताएंगे किस तरह से काम करना है। मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को मालिकाना हक चाहिए। आपको जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके ही जीवन में जो परिवर्तन आएगा, आप जो प्रकृति के साथ में हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, आपके बच्चे जहाँ पे हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, वो मुझे चाहिए। मेरे को आने वाला भविष्य जिंदा चाहिए, उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी बात चल रही थी उमरिया की। उमरिया का जो मामला था, ये था 275 की राशि का, जो जनजातीय विकास मद का पैसा होता है, और ये बाह विद्युतीकरण में बाह बस्ती विकास मद का पैसा होता है, जहाँ पे जनजातीय मंत्री मीना सिंह थी, और मीना सिंह ने उस राशि का घोटाला किया था, जिस तरह से अभी जो है संपत्तियां उनके लिए घोटाला कर रही हैं। अच्छा। तो उसी घोटाले को हमने उठाया था और उसपे हमने जो 3 बार ज्ञापन दिया, 2 बार ज्ञापन दिया था, तीसरा ज्ञापन हमारा उमरिया में था, जिसपे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, मीना सिंह के कुछ कार्यकर्ता उस पर घुस के जो है लड़ाई धंधा को चालू किया। दूसरा चीज है, पुलिस वालों की सबसे बड़ी यहाँ पे गलती है। गलती इसीलिए है कि आपको लड़ाई को शांत करना था, आपको जो है शांति व्यवस्था स्थापित करना था, लेकिन आप खुद लाठी चार्ज कर रहे हो, आप खुद वहाँ पे जो है आंसू गैस के गोले दाग रहे हो, आप खुद वहाँ पे जो है हमारे लोगों को, मालिकों को मार रहे हो। तो ये सबसे बड़ा जो अपराध है, जो पुलिस संहिता एक्ट में, जो है आचार संहिता एक्ट में, सिविल संहिता एक्ट में जो है ये दंडनीय अपराध है। लेकिन आज तक जो है पुलिस वालों को कोई किसी भी तरह का कोई भी जो है दंड जो है न्यायपालिका के तहत नहीं मिला। फिर इसके बाद में मुझे जो है रात में जब वहाँ से सारा चीज हुआ, रात में मुझे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद कितने लोगों को पकड़ा गया? हम एक साथ जो है 48 लोगों को पकड़ा था पहले, और 48 लोगों को पकड़ा तो सभी लोगों को मार रहे थे। कोई लात से मारा था, कोई जूता से मारा था, कोई डंडे से मारा था। तो मैंने वहाँ पे मना किया, मैंने बोला भाई जो भी जितना भी मारना है मुझे मारो, क्योंकि मैं इनके आंदोलन का अगुआ मैं हूँ भाई, मैंने आंदोलन चालू किया था, मेरे कारण ये सारा चीज हुआ, जितना मारना है मुझे मारो। तो मेरे साथ में एक वो था, हमारे क्या तेकाम था, वो उस तेकाम को भी मेरे साथ में, उसको भी नक्सलाइट बना रहे थे, मेरे को भी जो है आरोप लगा रहे थे कि तुम इतना बड़ा आंदोलन कैसे कर दिए, इतने सारे गाड़ी घोड़ा कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, तुम्हारा ISI से संपर्क ताल्लुकात है, तो पिस्तौल जो थी, वो पिस्तौल कहाँ है वो बताओ। भाई मैंने बोला पिस्तौल मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे को भी जो है 24 घंटे जो है लाठियों से, डंडों से मारा गया, बहुत सारे प्रताड़ना की गई, पीला गमछा बिठाला गया, पीला गमछा बिछा के बोला कि इस पे चल, बहुत गुणवाना करता है, बहुत हिंदुओं को गाली देता है, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय हनुमान बोल, जय हनुमान बोल करके। तमाम जो मारने वाले लोग थे वो पुलिस प्रशासन में, वो सारे के सारे जो है सामान्य वर्ग के थे, कोई तिवारी था, कोई गर्ग था, ये सारे लोग थे वहाँ पे। तो इस तरह से जो है मेरे साथ में जेल जाने से पहले जो है, जो उमरिया में ट्रैफिक थाना था, पहले पूर्व थाना था, वहाँ पे इस तरह से प्रताड़ित किया गया। जो वहाँ पे SP थी निवेदिता नायडू ने भी जो है मातृशक्ति होने का कोई मर्यादा नहीं रखा था। किस तरह से जो उन्होंने व्यवहार किया था, मेरे को बताने में भी शर्म आती है, लेकिन कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा, जब प्रकृति चाहेगी, तब जीवन में बहुत सारे हलचल होते, बहुत सारे परिवर्तन होते, तो जीवन में परिवर्तन होंगे। फिर मैं उसके बाद फिर जेल लेके गए, तो जेल में गए, तो जेल में हमारे साथ में जो है कुछ हमारे कर्मचारी थे जो बहुत अच्छे थे, जो जेल के अनुशासन को जानते थे, और जेल के अनुशासन के हिसाब से जो है वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी प्रताड़ना नहीं की गई। लेकिन जेल में जाने के बाद में हमारा एक साथी जो है दयाराम उइके, वो खत्म हो गया था। तो उसको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आदरांजलि अर्पित करता हूं, और उसको जो है उस आंदोलन का जो है क्रांतिकारी मानता हूं, शहीद क्रांतिकारी मानता हूं। आने वाले समय में हम सभी समाज के लोग मिलके जो है उसका भी स्तंभ बनाएंगे और शहीद में उसका नाम लेके आएंगे। तो वो जेल में जो है पुलिस की मार से वो भी मारा गया। और फिर जेल में जैसे हम गए तो बहुत सारा हमने जेल के अंदर भी आंदोलन किया, जेल में बहुत सारा परिवर्तन आया, और हमको जीवन में ये सीखने के लिए मिला कि जेल में क्या होता है, बाहर क्या होता है, और समाज से दूर रहने में क्या होता है। इसीलिए मैं
पूरा जीवन जो है समाज के लिए अर्पित कर दिया। और सबसे बड़ी चीज ये थी, मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मेरे मानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो है मेरे को जेल के अंदर से चुनाव लड़ाया। बिल्कुल। और अच्छे खासे जीतने का माहौल था, जीतने वाला था, लेकिन ईवीएम में घोटाला होने के कारण और फिर वही चीज इस ईवीएम में घोटाला हुआ और मैं जो है वहां से विधायक नहीं बन पाया। लेकिन हमारे लोगों ने जो है मानपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने जितना सहयोग किया, जिस तरह से मेरे ऊपर प्रेम बरसाया और मेरे ऊपर में जो है दया करुणा रखी, अपना भाई माना, अपना बेटा माना, अपना दोस्त माना, अपना नेता मानकर जो है उन्होंने जो काम किया, मैं आज भी उनके प्रति मेरे लिए जो है दिल में बहुत सारी जगह है, बहुत सारी प्रेम है। और इसके बाद भी जो है हमारे जो खिलावन मामा है, हमारे जो है भरत मार्को जी हैं, अमर है और विजय पटेल जी हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं बहुत सारे हमारे जो है एससी के भाई हैं, बहुत सारे हमारे समान, सभी वर्गों ने जो है वहाँ पे जो है मिलजुल के काम किया। और मेरे को निकालने में भी मेरे घर वाले आए थे। दादा लगभग आप जेल में कितने दिन रहे होंगे? मैं जेल में था 10 महीने 3 दिन था। और 10 महीने 3 दिन में इतिहास में पहली बार मैं एक बता रहा हूँ कि 5 मामले मेरे ऊपर में लगाए गए, एक ही समय में एक ही घटना के 5 मामले लगाए गए, जिन 4 मामलों में मेरे को जो है पहले ही मेरे को जमानत दे दी गई थी। एक मामला जब मेरा चुनाव चल रहा था तो मैंने जो है उस समय बोला था कि भाई मेरे को जो पे रोल दे दो, भाई मुझे जो है कस्टडी रोल दे दो या पे रोल दे दो मेरे को, तो उस पर मैं बाहर जाके हमारी जनता से मिल सकता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जो है मुझे लगता है लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, राजतंत्र में पहली बार किसी के साथ में ऐसा किया गया होगा कि भाई चुनाव में यदि मैं कैंडिडेट हूँ तो मेरे को आजादी है कि मैं अपने हथकड़ी में लेके जाऊँ, लेकिन मुझे मेरी जनता के पास में लेके जाना चाहिए, वो लेके नहीं गए। दूसरा चीज है कि किसी भी दिन जो है एजेंटों से मुझे मिलने नहीं दिया गया, वकीलों से मुझे नहीं मिलने दिया गया, इतनी कड़ाई मेरे साथ में रखी गई और मेरे को जमानत दे देनी चाहिए थी। लेकिन मेरा 16 बार मेरी डेट को बढ़ाया गया माननीय न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा जो है 16 बार मेरी डेट को बढ़ाया गया। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है आदिवासियों का न्यायालय से भी जो है दिल टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है। तो ऐसा जो है मैं माननीय न्यायालय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप जो है बिल्कुल न्यायाधीश हैं, आप जो है जो जेल में रहते हैं उनके लिए भगवान के समान है। जिस तरह से डॉक्टर जो है मरीज के लिए जो है भगवान के समान होता है, उसी तरह से जो न्यायाधीश है वो भगवान के समान होता है, देवता के समान होता है। कम से कम आप तो जो है स्वच्छ न्याय करें, कम से कम जो है आप जो है सच्चाई और बुराई के बीच में जो है एक ढाल बनकर खड़े रहे और सच्चाई के साथ में खड़े रहे। और इस तरह से जो है जीवन का एक बड़ा अनुभव रहा है जेल का। अच्छा दादा, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जेल में ले जाते हैं तो मारते भी हैं, पीटते भी हैं, तो कभी कभी ऐसा मन में ऐसा आता है कई लोगों की, यार मैं साले किसके लिए मार खा रहा हूँ, है ना। कई लोगों के मन में आ जाता है विचार कि यार इतना हम जगाते हैं, घूम जगाते हैं, हम अपने घर नहीं जाते, परिवार से दूर रहते हैं अपने समाज के लिए, पर हमारा समाज अभी कभी सोया हुआ है, ऐसा विचार मन में आ जाता है। पर हम उनके लिए क्यों जेल में, ऐसा विचार आया था नहीं आया था आपको? नहीं, देखिए ऐसे विचार तो बहुत बार आए थे। अच्छा। अभी भी कभी कभी बीच में ऐसे विचार आते हैं जब जेब में पैसा नहीं रहता, 1 रुपया नहीं रहता, कभी हम जो है खाना नहीं खाए रहते हैं, कभी हम रात भर जो ट्रेन में भागते हैं, तो विचार आता है कि यार देखो समाज का इतना जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, क्या समाज हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्या? बिल्कुल दादा, सही बात है। क्या समाज को जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? इतने सारे हमारे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जंगलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इनको जो है अपने सामाजिक, मैं वही बोल रहा था कि सामाजिक फंड बनाना चाहिए। आज जितने भी जो है जो चाहे रेला पाठा गा रहे हो, ठीक है, तमाम तरह के जो हमारे संगीतकार हैं उनको भी जो है दादा हीरा सिंह मरकाम के बनाए हुए गोंडवाना सेवा न्यास ट्रस्ट में चंदा देना चाहिए। अपनी कमाई का 3% दो, हम नहीं बोले कि पूरा दो, 3% दो। फिर इसके साथ में जो जमीन से कमा रहे हैं, जो महान क्रांतिकारियों ने अपने जल जंगल जमीन के लिए अपनी शहादत दी, उनके लिए अपनी कमाई से एक यदि 100 पायली गेहूं निकाले तो 3 पायली गेहूं जो है आप उस आंदोलन के लिए निछावर करो, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन के लिए। आपका आंदोलन है, ठीक है। जैसे हमारे जैसे लोग दिन रात दौड़ते रहते हैं, तो हमारे लिए एक सामूहिक फंड बनाओ, आप गांव में फंड बनाओ। हम नहीं बोले कि आप तुम शहर में दो या फिर उस पे दो। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास में 1 रुपए नहीं है, सही बात, ठीक है ना। कांग्रेस के पास में देखोगे तो करोड़ों रुपए है, बीजेपी के पास देखोगे 10,000 12,000 करोड़ रुपए है। तो क्या हमारे लोग जितने भी हैं जो गोंडवाना आंदोलन से जुड़े हैं, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ST SC OBC माइनॉरिटी है, अपने हक की लड़ाई को लड़ने वाले के लिए क्या आपके पास में नहीं
नहीं है, आपको तो बढ़ चढ़ की सदस्यता लेनी चाहिए और अपनी कमाई का जो 3% जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो खाता है मध्य प्रदेश का उस पे डालना चाहिए। तो उस पे जब पैसा आएगा तो हमारे जैसे जो पार्टी में है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ लेकिन मेरे पास दौड़ने के लिए ना गाड़ी है ना घोड़ा है, भाई जिस दिन आप मेरे को विधायक बना दोगे तो भाई मैं आपसे नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, जिस दिन आप सांसद बना दोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आज तो हम किसी लाभ के पद में नहीं है ना, और जो लाभ के पद में है वो भी बेचारे कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, चाहे इंजीनियर कम इस्तेकाम की बात करें, यहाँ से जिला उपाध्यक्ष है, लेकिन वो भी जो है पूरा पैसा पूरा ध्यान जो है समाज को आगे बढ़ाने में आंदोलन करने में लगा रहे हैं। लेकिन ये समाज की जिम्मेदारी, हम नहीं बोलते कि आप पूरा दो, लेकिन कमाई का 3% देना चाहिए मूल सूल सर्री का, यदि वो दे देंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे अभी मैं बात करना चाहूंगा मंडला की, पूछने वाला मंडला में जो है अभी क्या बोलते हैं महेशमती नाम रखने वाले हैं। देखिए मंडला का इतिहास बहुत बड़ा है ना, मंडला ऐसी नाम नहीं पड़ा है, नागवंशी यहाँ पे मरावी राजाओं का गढ़ रहा है, राजा संग्राम साहब ने 52 गढ़ 57 परगना 258 रियासत पे शासन किए हैं, यहाँ से ही पूरे जो है चांदागढ़ है, धमदागढ़ है, बैरागढ़ है, तमाम जो गढ़ गढ़ी फैले हुए हैं ये मंडला से फैले हुए। मंडला का मतलब होता है मानव की एकता, ठीक है, तमाम जो हमारे टोटम व्यवस्था वाले सब यहाँ पे थे और इसको गढ़ा मंडला बोला जाता है, मतलब सभी जैसे धमदागढ़ है तो इनकी राजधानी थी क्या गढ़ा मंडला, जहाँ से शासन चलता था। और जैसे हमारी रानी दुर्गावती की बात करें तो रानी दुर्गावती के समय में भी गड़बड़ हुआ था, जैसे वहां पे राजराजेश्वरी मंदिर की बात करें तो वो राजराजेश्वरी मंदिर नहीं है, हमारे मांडला में भी आता है, हमारे जंत्र तंत्र में आता है, बुनियाद बेगा जो बोलते हैं ना, गढ़ा मंडला की मंडलोइंदाई, वो मंडलोइंदाई है, लेकिन उसको राजराजेश्वरी कर दिया गया। ये अन्याय है हमारे साथ में, मतलब हमारे समय पे इतिहास बदल दिया गया, लेकिन अब हम लोग जाके अब हमारे इतिहास को हमको सुधारना पड़ेगा। जैसे नर्मदा दाई है तो नर्मदा दाई को नर्मदा कर दिया, भाई वो नर्मदा दाई है तो नर्मदा दाई को नर्मदा दाई रहने दो ना, सही ठीक है ना, उसके इतिहास को बदल दिया गया। जैसे नामनगर है तो नामनगर को रामनगर कर दिया। अरे भाई राजा हृदय सार नामी राजा था, दलपत सार नामी राजा था, हृदय सार नामी राजा था, वो बहुत नाम कमाए उन्होंने, संगीत में नाम कमाया उन्होंने, पराक्रम में नाम कमाया, तो भाई नामी राजा के कारण उसको नामनगर बोला गया था, लेकिन उसको रामनगर बदल दिया गया, ठीक है ना। तो अभी जो है उसका नाम महेशमती बदल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा माननीय संपत्ति उइके जी को, कलेक्टर जी को, कि संपत्ति उइके जी आपने बाहुबली बहुत देखी होगी, तो अपने आप को शिवगामी ना समझे और जिला कलेक्टर महोदय जी को कटप्पा ना समझे और आदेश जारी ना करे कि मेरे शब्द ही क्या है अनुशासन है, ठीक है ना, मेरे बोले गए शब्द ही मेरे लिखे गए मेरे बोले गए शब्द ही क्या है कानून है, पालन है। ऐसा नहीं होता है। हम जितने भी लोग हैं हम लोग जो है बाहुबली नहीं है जो आपकी बात को मान लेंगे। हम लोग गोंडवाना के राजा हैं, गोंडवाना के वंशज हैं, टोटम व्यवस्था को मानने वाले हैं, अपने हीरा सूका लिंगो, कुपार लिंगो और दाई रायतार जंगो के मार्गदर्शन में चलने वाले, मूल सूल चरी में चलने वाले, प्रथम शंभू से को सोडुम के बाहुबल रखने वाले, गज सोडुम के हमारे जो है हाथी के ऊपर शेर सवार वाला ऐसी ताकत रखने वाले गोंडवाना के राजा हैं। ये तुम्हारे जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं ना, इनको ऐसे उठा के फेंकेंगे, दुनिया में कहीं दिखोगे नहीं। तुम्हारा बाहुबली जो है हम वहीं पे गाड़ के रख देंगे तुमको कि बाहुबली क्या होता है, महेशमती क्या होता है। तो कलेक्टर साहब आप 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हैं और माननीय संपत्ति उइके जी आप जनजातियों के आरक्षण से जीत के गए हो, आप 5वीं अनुसूची क्षेत्र को समझो, उनकी व्यवस्थाओं को समझो। जिस तरह से आप जो है वहां पे बमनी में खाटू श्याम का मंदिर बना रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और उन सभी वोटरों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो ऐसे विधायकों को जिताते हैं, आरक्षित क्षेत्र से जीत के जाते हैं और तुम्हारी व्यवस्थाओं को आगे करने के बजाय तुम्हारे बच्चों को रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की ओर अग्रसर करने की बजाय जो है धर्मों को आगे लेके चल रहे। संविधान को पढ़ो, संविधान में क्या लिखा है? धर्मनिरपेक्षता लिखा है, बंधुत्व लिखा हुआ है, भाईचारा लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सत्ता की स्थापना की बात करते हैं। लेकिन आप जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर बैठी है, जब से ऐसे हमारे जो आरक्षित क्षेत्र से जीते गए विधायक सांसद हैं, ये मात्र जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनको संविधान का एबीसीडी नहीं आता है। चलिए हम 6 तारीख को सभी जो है आपके माध्यम से सभी देश मंडला वासियों को, मंडला के आसपास जो आदिवासी हैं, जो गोंडवाना शासन फैला हुआ है, सभी गोंडवाना शासक के सभी जिलों के लोगों को आह्वान करता हूं कि 6 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आए। और मैं सबसे अपील करता हूं कि अपने इतिहास के साथ में खिलवाड़ करने वाले को छोड़ना नहीं है, उनको उनकी औकात याद दिला देना है कि तुम कौन हो और ये गोंडवाना का शासन क्या है।
हम ऐसे ही जो है 52 57 परगना में शासन नहीं किए। हमारे राजा महाराजाओं ने अपने पराक्रम के साथ में अपने इतिहास को स्थापित किया है। हम भी अपने इतिहास को बदलने नहीं देंगे और हमारे इतिहास के साथ में जो छेड़छाड़ करेगा, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे जिला एसपी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो संपत्ति आई हुई के ही क्यों ना हो, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते क्यों ना हो, सबको उनकी नानी याद दिला देंगे, उनकी औकात याद दिला देंगे। जोहार, जिंदाबाद। और अब ये तमाम सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा आते हैं हम अब नॉर्मल बातों पर आते हैं हम, क्योंकि सामाजिक बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, पर कुछ व्यक्तिगत पर्सनल बातें हैं, उन पर बात करते हैं ना। जैसे आपका, जैसे आप बताए दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन से आप जुड़े, तो पर अभी की स्थिति में आपका मनपसंदीदा नेता कौन है? कोई भी राजनीति का हो, कोई भी पार्टी का हो। मेरे देखिए अभी की स्थिति में मेरा मनपसंद नेता जो है ना, एक ही है, ठीक है, वो है दादा हीरा सिंह मरकाम। पहले भी था, अब भी है। पहले भी था, हाँ। अब भी है। और दूसरा चीज, जब इतिहास में जाएंगे तो मेरा मनपसंद जो लीडर है, ठीक है ना, वो है शंभू शेख कोसोडू। अच्छा। जिन्होंने गोंदोला व्यवस्था को स्थापित किया। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में चलता हूँ और मेरा जो आइडियल है, हीरा सूका लिंगो, कुपार लिंगो, दाई रायतार जंगो। मैं गोठुल की व्यवस्था को स्थापित करना चाहता हूँ, गोंदोला व्यवस्था को स्थापित करना चाहता हूँ। ये राजनीति सत्ता आती जाती है, पाँच सालों का खेल है। हमको परमानेंट व्यवस्था चाहिए। जैसे दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो समग्र विकास क्रांति आंदोलन लाकर जो है परमानेंट व्यवस्था की बात की, उसी परमानेंट व्यवस्था में हमको काम करना चाहिए। अच्छा दादा, आप इतने दिन तक आप बहुत सारे आप जगह जगह जाते रहते हैं आंदोलन के माध्यम से, तो आपको कितने दिनों में आपको अपने घर जाने का अवसर मिलता है? मुझे तो जो है, मैं पहले भी जो 5 साल 10 साल से घर नहीं जाता हूँ। घर भी जाता हूँ, अभी बीच बीच में यदि जाने का मिलता है तो मुश्किल से आधा 1 घंटे बैठता हूँ और वहाँ के देखता हूँ। बाकी फोन से मेरे भतीजों से बात होती रहती है, बड़े भाई से बात होती रहती है। मेरे को घर जाने का समय नहीं मिलता, क्योंकि मैं समाज के दुख तकलीफ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि यदि समाज में दुख तकलीफ रहेगा तो घर में क्या ही रहना। अच्छा, जैसे इस बात से आई, तो जैसे आप पहले बताए थे बीच में कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, शादी नहीं हुई मेरी, तो आप शादी करने का कब प्लानिंग है? नहीं, बिल्कुल शादी करेंगे। शादी नहीं करूंगा तो मैं कुंडा में कैसे मिलूं? सही बात है, ठीक है ना। हमारे समाज की जो व्यवस्था है ना, कुंडा टुंडा मुंडा कुंडा, ठीक है ना। जब तक आप शादी नहीं करेंगे तो पारिवारिक व्यवहार और जो जिस प्रकृति ने आपको जो है वंश वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है, तो वंश वृद्धि कैसे आगे बढ़ेगी? सही बात है। अच्छा, कब तक शादी करने की प्लानिंग है आपकी? जिस दिन समाज मेरे को मान सम्मान से जो है यथा स्थान देगा, है ना। आज हमारे पास में क्या है, अभी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता है, किराया भाड़े के लिए दिक्कत हो जाती है। अब मैं परिवार को ला लूंगा तो परिवार को क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा? जब परिवार को समय देने लगूंगा तो फिर समाज को समय नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए मेरा प्रयास है कि समाज जिस दिन इस चीज को समझ जाए कि भाई पारिवारिक जीवन में भी जो है चाहिए सहयोग चाहिए, तो भाई हमारे दौड़ने के लिए, भागने के लिए, काम करने के लिए व्यवस्था, आर्थिक रूप से व्यवस्था करे। आर्थिक रूप से व्यवस्था का तात्पर्य है कि जिस तरह से हमने हमारी कंपनी बनाई थी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो मेरी कंपनी जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुरीतियों के चलते जो है बंद पड़ी है। तो फिर से उसको मैं चालू करूंगा तो मेरा आय का साधन फिर से बनेगा। और मैं जो है हमारे गांव में जो है क्लस्टर बनाने का काम कर रहे थे, हम जो मछली पालन का काम कर रहे थे, बकरी पालन का काम कर रहे थे, डेयरी का काम कर रहे थे, तो उसको हम फिर से प्रारंभ करें। और जितने भी हमारे देश के आदिवासी, ST SC OBC माइनॉरिटी हैं, हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बने, सदस्य बने, वही मेरी कमाई है, जिससे आपको 2 गुना पैसा मिलेगा और मेरे को भी भागने दौड़ने के लिए काम मिलेगा। और उसके माध्यम से जो है हमारे ऐसे युवा साथियों को जो है रोजी रोजगार मिलेगा। तो यही मेरा सपना है। जब मेरे युवा साथी पैसा कमाएंगे तो स्वाभाविक है मेरा समाज पैसा कमाएगा, तो मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। खेती मेरे पास में, खेती बाड़ी भी कर सकता हूँ, लेकिन समाज की सेवा के लिए मेरे को जो है आर्थिक आयाम को भी आगे लेके जाना पड़ेगा, सामाजिक आयाम को भी आगे लेके जाना पड़ेगा और राजनीतिक आयाम को भी लेके जाना पड़ेगा। जिस दिन मैं विधायक सांसद बन जाऊंगा तो उसके माध्यम से भी मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकता हूँ। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उस स्थिति का, जिस स्थिति में जो है समाज को, मेरे परिवार को दिक्कत ना हो। जब मेरी शादी हो तो मेरी जो मायजू हो, मेरी मायजू को कोई जो दिक्कत ना हो, मेरी मर्दी को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो अब इसलिए जो है शादी ब्याह का जो है मैं पेंडिंग करके रखा हूँ। जैसे व्यवस्थाएं होती हैं, सारा चीज होता है, तो बहुत जल्दी जो है आपको खुशखबरी भी सुनने मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी यही मनसा है कि आप जल्दी से शादी करें। और जैसे आप अभी, हम फिलहाल हमारा वीडियो शूट हो रहा है अभी गांव मुनगा टोला, चौरासी क्षेत्र घुघरी, मंडला जिला में। तो आपको मंडला जिला कैसा लगा, इस चौरासी क्षेत्र? देखिए, मंडला जिला तो भाई शान है। जैसा बताया कि गढ़ा मंडला है, मंडला जिला नहीं है। मंडला अभी तो आधुनिक
परिवेश में इसको जिला बोले ना, ये तो गढ़ा मडला था, ये राजधानी थी, वैभवशाली था। बिल्कुल, ठीक है। और 84 क्षेत्र जो है, जैसे हमारे नार होते हैं तो नार में एक कोट होता है, परगना होता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, पाली होता है, पाली के बाद में कोट 84 कोट होता है। तो आज मैं 84 कोट में बैठा हूँ। इन्होंने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है, इन्होंने अपनी बोली भाषा को बचा के रखा है, अपनी जो है गोंडी पारा पारसी इसको बचा के रखा, अपनी संस्कृति को बचा के रखा और ग्राम व्यवस्था को बचा के रखा, सबसे पहली चीज। ठीक है। तो यहाँ के जो खेरो मेड़ो है, पनगट पनियारन है, पाट बाबा, भीमाल पेन, ठाकुर पेन, खीला मुठवा, ठीक है, अपने भीमसन पेन है, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो पुरखोनी व्यवस्था है, उस पुरखोनी व्यवस्था को देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और सब लोग आइए और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जो है अपनी व्यवस्था को स्थापित करते हुए अपने पुरखों को मान सम्मान दें, जिससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा तो आपके पुरखे खुश होंगे। जो हमारे बैन से पैन बन गए हैं, उनकी संघर्ष को, उनके बलिदान को और उनकी कुर्बानी को जाया ना जाने दें। जिस तरह से हमारे प्रेम सिंह मरावी दादा जो है गाने के माध्यम से, रेला पाठा के माध्यम से समाज को जगाते हैं, तो जागो अब सोने का वक्त नहीं है, जागो अब सोने का वक्त नहीं है। ये घड़ी, ये प्रकृति इंतजार कर रही है कि कब आप जो है अपनी व्यवस्था में स्थापित होंगे। और दादा, जैसे हम आपको मंचों के माध्यम से सुनते रहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब कर देते हैं, बड़े बड़े नेता लोगों को, मंत्रियों को तक, कभी सांसदों को तक बोल देते हैं, खुले सामने बोल देते हैं, तो कभी डर नहीं लगता कि यार मैं कुछ पद में भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ साधन नहीं है, तो कुछ सुना हो जाए करके? नहीं, देखिए, डर नाम की चीज मेरे अंदर में नहीं है, क्योंकि मैंने जो है देश दुनिया घूम चुका हूँ, ठीक है ना, सारी चीजों को जहाँ जहाँ को देख चुका हूँ। और डरना किससे है? सही, मरना तो एक दिन सबको है ना। बिल्कुल। जो घर के अंदर में घुसा है वो भी मारा जाएगा, जो खटिया में सोया है वो खटिया में पड़े पड़े मर जाएगा। सही है। तो भाई मैं समाज के लिए दहाड़ूंगा, समाज के लिए मरूंगा। मैं तो बोलता हूँ कि कल नहीं अभी जेल ले जा लो मेरे को, मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस दिन मेरा समाज जाग गया ना, तो आपकी एक की जेल की दीवार नहीं बचेगी। सही बात है। मेरे को मात्र एक ही चीज की चिंता रहती है, कब जागेगा मेरा सोया हुआ समाज। जिस दिन मेरा सोया हुआ समाज जाग जाएगा तो उस दिन जो है देश में परिवर्तन आ जाएगा। हमारे जैसे लोगों को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे महान क्रांतिकारियों को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कुर्बानी इसीलिए दी कि देश का जो ST SC OBC माइनॉरिटी है, जो आदिवासी था, जो टोटम व्यवस्था से जीता था, वो जागे। ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा गाना बनाया। बिल्कुल, एक छोटा सा गाना गाने की बात करूंगा। देखना आवाज जैसी भी हो थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल। संघर्ष की कहानी है और हमारी जुबानी है। बिल्कुल। संघर्ष की कहानी है, हमारी जुबानी है। जंगल ना छोड़ा जी, लगा लो रे ताकत, जंगल ना छोड़ा जी, लगा लो रे ताकत, जंगल ना छोड़ा जी, लड़ाई ना छोड़ा जी, लगा लो रे ताकत, लड़ाई ना छोड़ा जी। जो आप बोले थे ना, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी है, ये कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन राधे श्याम का कुड़िया गोंडवाना की लड़ाई छोड़ेगा नहीं। जिस माटी में जन्म लिए हैं होंगे वहीं बलिदान ग भैया, होंगे वहीं बलिदान। अरे जिस माटी में जन्म लिए हैं होंगे वहीं बलिदान ग भैया, होंगे वहीं बलिदान। जहाँ हमारे पुरखा गड़े हैं वही हमारी शान ग भैया, वही हमारी शान। जमीन ना छोड़ा जी, लगा लो रे ताकत, जमीन ना छोड़ा जी, लड़ाई ना छोड़ा जी, लगा लो रे ताकत, लड़ाई ना छोड़ा जी। अरे शान हमारी, जान हमारी, ये पुरखा की जमीन ग भैया, ये पुरखा की जमीन। जो शान है, जो मान है हमारी, ये हमारे पुरखा की जमीन है। चाहे राजा शंकर शाह की बात कर ले, चाहे कुंवर शाह की बात कर ले, चाहे टंटिया मामा की बात कर ले, चाहे बिरसा मुंडा की बात कर ले, चाहे सिद्धू कानू की बात कर ले, रेंगा कोरकू की बात कर ले, या हीरा सुका पाटलीर की बात कर ले, हीरा सुका लिंगो की बात कर ले, कुपाल लिंगो की बात कर ले, दाई रायतार जंगल, ये उनके इतिहास है, उनकी जमीन है। तो उस पर भी हमने लिखने का कोशिश किया है। शान हमारी, जान हमारी, ये पुरखा की जमीन ग भैया, ये पुरखा की जमीन। जिसमें हमने फसल उगाई,
ये आज फसल उग रही ना, हाँ। पुरखा की जमीन नहीं रहती तो फसल कहाँ से उगती? सही सही बिल्कुल। ठीक है ना। जिसमें हमने फसल उगाए दुनिया को खिलाई गा भैया, दुनिया को खिलाई। खेती ना छोड़ा अब जी, लगा लो रे ताकत, खेती ना छोड़ा अब जी, लगा लो रे ताकत, खेती ना छोड़ा अब जी। बहुत सुंदर दादाजी। जंगल ना छोड़ा अब जी, लगा लो रे ताकत, जंगल ना छोड़ा अब जी, लड़ाई ना छोड़ा अब जी। एक और छोटी सी लाइन है जी। मोदी आए अडानी आए, लाए अफसर चार ग भैया, लाए अफसर चार। जैसे अभी महेश मेथी बनाने की बात कर रहे हैं, तो संपत्तियां उइके को बोलेंगे हम, संपत्तियां उइके आई और कलेक्टर क्या नाम है मिश्रा का, सोमेश मिश्रा आए। ठीक है। मोदी आए अडानी आए, लाए अफसर चार ग भैया, लाए अफसर चार। संविधान ला पढ़ लो जी, लगा लो रे ताकत, संविधान ला पढ़ लो जी, हम जीतेंगे भैया, संविधान ला पढ़ लो जी। जंगल ना छोड़ा अब जी, लगा लो रे ताकत, जंगल ना छोड़ा अब जी, लगा लो रे ताकत, लड़ाई ना छोड़ा अब जी, लड़ाई ना छोड़ा अब जी, लड़ाई ना छोड़ा अब जी। जय सेवा, जय गौंडवाना, बना के रहेंगे गौंडवाना, ला के रहेंगे गौंडवाना, स्थापित करके रहेंगे गौंडवाना। गौंडवाना के दादा हीरा सिंह मरकाम था, सेवा सेवा सेवा। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आज दादाजी ने अपने जो संघर्ष की कहानी बताई और किस तरह से इतनी संपन्न परिवार के होते हुए भी आज समाज के लिए गली गली घूम रहे हैं, जगा रहे हैं, चेतना ला रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि हम सब मिलजुल कर दादा के सपनों को पूरा करें और दादा को एक विशेष स्थान दें, ताकि और भी हमारी लड़ाई लड़ें अच्छा से और समाज में हमारा आवाज़ को बुलंद करें। इसी आशा विश्वास के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत जो आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। बस एक छोटी सी बात यहाँ पे बोलूंगा, ऐसे ही हमारे युवा साथी जो आधुनिकता है, आधुनिकता की राह में आगे बढ़े, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम से माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, अधिक से अधिक हमारे समाज के लोग, ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग जो है हमारे युवा साथियों के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उनको लाइक भी करें, जिसके माध्यम से आपकी ये बात है हर जगह जाए और समाज में जागृति आए और समाज जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक होकर जो है एक समान जो है अच्छा जीवन जिए, स्वच्छ पानी पिए, स्वच्छ हवा लें। जोहार, जिंदाबाद, जय गोंडवाना। और आज के हमारे कैमरामैन हैं हमारे गोंडवाना के सुपर बेटा भाई धमकेती जी। तो आपको भी सेवा जोहार और आप सभी दर्शकों को सेवा जोहार। और दादा का कौन सी बात आपको बहुत अच्छा लगा और यदि दादा के लिए कोई प्रश्न हो तो बेझिझक आप कमेंट करिए। और दादा से हमारा कभी कभी मुलाकात होती रहती है, अब आंदोलन की वजह से दादा भी देश दुनिया में घूमते रहते हैं, तो मैं ज़रूर दादा को समय निकाल कर उनसे मिलूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब जरूर लेंगे। तो सेवा जोहार, मिलते हैं एक बड़े वीडियो के साथ, एक नए मेहमान के साथ। सेवा जोहार।